औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिटी एट 10 में आपका मेज़बान नज़र अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। सबका आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह आज एक दिन और जनाब है आज पीर का दिन, बहुत ख़ास दिन क्योंकि हफ़्ता शुरू हो चुका है और रवा दवा है और हर इंसान अपने अपने मकाम की जानिब रवा दवा है और उम्मीद की किरण है जनाब। और ऊपर से हमने लौ लगानी है परवरदिगार से और पाना है वो सब कुछ जो आपके हक़ में बेहतर हो। आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल न सिर्फ बल्कि बहुत कुछ न सिर्फ बल्कि आज जो है वो अब ज़ाहिर रोज़े शुरू हो रहे हैं तो ज़ाहिर तो उसके फिर गहमा गहमी है मार्केट उसकी और मार्केट में लोग आ रहे हैं, ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, रश भी लग रहा है। तो बहुत से लोगों ने पहले से शॉपिंग भी करके रख ली है, ना सिर्फ बल्कि PSL का मैच भी चल रहा है और बहुत कुछ हो रहा है जिसमें हम सब कुछ बातें करेंगे। और सदर पाकिस्तान जो है वो मुंतखब हो चुके हैं, ये सब बातें भी करेंगे और फास्ट फूड कराची की भी बातें होंगी, ना सिर्फ बहुत कुछ। तो हम डिटेल पे जाएंगे और उससे पहले आपसे ये भी कहेंगे जनाब अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ना सिर्फ बल्कि सिटी एट 10 का हिस्सा है आप तो कमाल कर देंगे। तो बहुत सारी खबरों का मजमूआ जो है कराची की तमाम खबरें जो हम आपको देंगे, न सिर्फ बल्कि डोमेस्टिक खबरें भी इसमें शामिल कर डालेंगे और ना सिर्फ बल्कि हम वो सारी बातें करेंगे जो हमें सुनना चाहिए, जो हम समझते हैं कि हमारी भी कमी है, ये हमें तक नहीं पहुंची है शायद सोशल मीडिया की तवज्जुह से। तो चैनल की तवज्जुह से आपको बहुत कुछ जो कुछ अब तक नहीं पता चला वो हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जो है बहुत सीनियर हमारे तजुर्बेकार रिपोर्टर्स की हैसियत रखते हैं जनाब हमारे साथ 16 साल 17 साल से कई ज़्यादा वाबस्ता अपनी फील्ड से जनाब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद इकबाल साहब वेलकम करेंगे हमारे इस प्रोग्राम सिटी एट 10 में। और हमारे साथ दूसरी शख्सियत हैं माशाल्लाह इनका भी एक ख़ास तजर्बा है, इनसे बात करेंगे। खुर्शीद रहमानी साहब वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए ठीक है? करम मालिका दुआएं चाहिए फर्स्ट क्लास। सुबह का आगाज़ सर खुद उठ जाते हैं या उठाना पड़ता है? जी बिल्कुल खुद उठ जाते हैं हम तो। खुद उठ जाते हैं। जब भी आपका भी ऐसा ही अलार्म पे या कोई उठा वैसे ही तो फिर आप उठ जाते हैं? अच्छा खुद साखता है आप अलार्म लगे, क्या बात है। और बहुत से लोग जो है बहुत से जो नौजवान बच्चे उनकी अम्मी उठा के थक जाती हैं फिर आखिर नहीं उठते। आप बात कर रहे थे कि अलार्म से कैसे उठते हैं। मैं तो शुरू में शायद अलार्म उस वक्त भी नहीं था, लेकिन क्योंकि पहले के दौर में बड़े मुश्किल लोगों ने ज़िंदगी गुजारी है कि नींद ज़्यादा खुद ही पूरी कर लेते जल्दी सोकर। अभी के बच्चे जल्दी सोते नहीं हैं तो उनको उठाने के लिए अलार्म लगाया जाता है, उसके बावजूद भी उनको खुद हिलाया भी जाता है कि उठाने के लिए। और बहुत सारे आसाइश आराम है आजकल के बच्चों को जो पिछले दौर के बच्चों ने शायद नहीं देखी है। हाँ नहीं देखी कि बहुत सारी चीज़ें कि बहुत सारी आसाइशें आजकल के बच्चों, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा ही मेरे ख्याल आराम पसंद है बच्चे। सुस्त रवि का शिकार हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, हम बहुत आगे से। अच्छा जी, तारीख रकम हो चुकी है खुर्शीद भाई, जावेद भाई। और एक मरतबा फिर जो है सदर मुमलिकत जो है आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है मुंतखब हो चुके हैं। क्या है अपडेट्स, क्या ख़बरें हैं, किसके पास ज़्यादा ख़बरें हैं? वेख साहब, हमने अपने गुज़िश्ता जो प्रोग्राम था सिटी एट 10 में इस बात का इजहार किया था कि नंबर ऑफ़ गेम्स की जब बात आई तो रमशा ने पूछा कि भाई किसके नंबर ऑफ़ गेम्स ज़्यादा हैं। जी हाँ। तो हमने उसमें इस बात का ख्याल मोहतात अंदाज से ये बात कही थी कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन हैं आसिफ अली ज़रदारी, उनके पास एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक नंबर ऑफ़ गेम्स ज़्यादा होंगे। ठीक है। और वो दूसरी बार मुंतखब हो जाएंगे पाकिस्तान के सदर। और वो ख़बर एक दुरुस्त भी साबित हुई और बाकी जो सियासी हल्के थे वो इस बात पर भी इसरार कर रहे थे कि वो ही होंगे और वो बात दुरुस्त साबित हुई। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ गेम थे इस वक्त जो है वो आसिफ अली ज़रदारी के पास थे, तो वो पाकिस्तान के 14वें सदर जो है वो मुंतखब हो गए। तो और 400 के तकरीबन कोई 411 वोट उन्होंने लिए और उसके मद्दे मुकाबिल जो अचकज़ई थे 181 जी 181 उन्होंने वोट लिए पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो थे। तो को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हैं उन्होंने ये मार्का जीत लिया है और दूसरी बार सिविलियन सदर होने का एजाज़ उनको मिल गया है। अब उन पर एक बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। माजी में भी उन्होंने जमहूरियत का जो कारवां था उसको 5 साल पर कंप्लीट किया था और अब भी वो जमहूरियत की जो ट्रेन है उसको वो यकीनन मैं समझता हूँ बड़े मफाहमत के वो बादशाह कहलाए जाते हैं। तो इस पर उनकी जो एक राय है जो एक डेमोक्रेसी को एक सिम्त में लेके जाने की बड़ी पॉजिटिव है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज और उसके लिए उनकी कुर्बानियाँ भी हैं। उनकी अहलिया की कुर्बानी है, फिर उनके ससुर की कुर्बानी है और फिर उसके अलावा उनकी जो दीगर और भुट्टो ख़ानदान की एक बड़ी कुर्बानी है जमहूरियत की राह में। तो ये एक एजाज़ उनके पास है। उनकी अहलिया इस मुल्क की वज़ीर आज़म बनी और वो इस मुल्क की दूसरी बार
सदर मुंतखब हुए। जी, जो बात है हकीकत है। और जावेद भाई माशाल्लाह दूसरी मरतबा मुंतखब होना ये बड़े एजाज़ की बात है और माशाल्लाह बड़ी मुबारकबाद हमें मिली और पड़ोसी ममालिक से दुनिया भर से उन कॉल्स का शिरकत मतलब होती है। सर आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए यकीनन दुनिया में कहीं भी कोई भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो तो हमारे लोग भी उनको इस तरह मुबारकबाद देते हैं। ये कोई ऐसे अनोनी बात नहीं है, मुबारकबाद तो देंगे, वो आपसे रिलेशन उन्होंने रखने, सफारती ताल्लुकात हो, दोस्ताना ताल्लुकात और मुल्कों के ताल्लुकात तो कोई आया जाए वो चलते रहते हैं, किसी शख्सियत से रुकते नहीं है। तो वो यकीनन देते हैं, एक रस्मी कार्रवाई होती है कि भाई बनाओ प्रेस रिलीज, इनको मुबारकबाद इशू करो, एक लेटर लिख दो, कोई ईमेल कर दो, कोई ट्वीट कर दो। तो अब लेटेस्ट ज़माना तो ट्वीट हो जाता है, ट्वीट हो जाता है। हाँ, पहले वो लेटर बाकायदा भेजा करते थे या फ़ोन कर दिया करते थे। तो करीबी आपके दोस्त ममालिक हैं। जी जी। हाँ, हालांकि जिनको आप पड़ोसी हमारे दुश्मन हैं वो भी मुबारकबाद वहाँ से भी आ जाती है, हम भी उनको देते हैं। ये भी होता है, रस्मी कार्रवाई होती है, कार्रवाई उसूल है ना। जैसे मुबारकबाद तो दे रहे हैं लेकिन दिल के अंदर खुशी है नहीं। कुछ हमारे पड़ोस से तो ऐसी फीलिंग आई है ना। हाँ, लेकिन बस अल्लाह करे कि अब दो बड़ी जमातें, एक प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी अब मुल्क में सदर हैं, आसिफ पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, और शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हैं, वो वज़ीर आज़म हैं। तो और तीसरी जो जिसने ज़्यादा वोट लिए हैं PTI, वो ओरिजिनल तो वोट उनके ज़्यादा हैं, लेकिन उनके लिए दो बड़ी जमातें, दूसरी और तीसरी बड़ी जमातें मिल गई तो उन्होंने मिल के हुकूमत बना ली। प्राइम मिनिस्टर भी उनके आ गए, प्रेसिडेंट भी उनके आ गए। तो जो पहली जमात थी उसको कुछ नहीं मिल पाया, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट के अलावा। अभी सेहत कार्ड जो है, अब इनके लिए मुश्किल एक वक्त है कि IMF के सामने बहुत सारी चीज़ें आपको रखनी है, उनको कर्ज वापस देने के लिए उनसे कर्ज लेना है। जी 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 जी, ये भी उनसे कर्ज वापस लेने के लिए कर्ज देना है, कर्ज लेना है। और हमने मुल्क में माशी बहरान जिस तरह से पिछले 1.5-2 साल में और मुस्तकिल बल्कि कई सालों से चल रहा है, तो वो और बद से बदतर होता जा रहा है। उसको संभालना है, इस्तेहकाम लाना है कि कोशिश ये करनी कि हमेशा बात ये होती है कि अब IMF से कर्जा जो लेंगे वो आखिरी होगा, उसके बाद नहीं जाएंगे। लेकिन वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, वो कर्ज ही क्या जो अदा हो जाए। तो हमारा कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा, मुस्तकिल बढ़ता जा रहा है। अभी 1.5-2 साल पहले तो मुल्क दिवालिया होने के करीब हो गया था। जी जी। तो अल्लाह करे कि ये अगर अब जा रहे 1.5-2 महीने में जाएंगे IMF के पास कर्ज लेने के लिए, तो वो आखिरी कर्ज हो। मैं ख्वाहिश है मेरी कि क्योंकि हम सब जो 40-50 की दहाई एज में हैं, वो जब से उनकी ज़िंदगी शुरू हुई है तो वो एक ही चीज़ देखते आ रहे हैं, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, मुल्क बहरान का शिकार है, माली बहरान, दहशतगर्दी। अब पिछले 40 सालों से जब से अफगानी इस मुल्क में आए, यानी रूस ने जंग शुरू हुई, रूस ने जब अफगानिस्तान पे कब्जा किया, उसके बाद से 1979 जंग चली, तो उसके बाद से हम अफगानियों की जो परेशानी, एहसान, उनकी मेहमान नवाजी कर करके हम थक गए और हम इतने परेशान हुए उनकी वजह से कि अब ये वक्त आया कि 3-4 महीने पहले हमने पाकिस्तान ने बिल्कुल एक फैसला किया, अफगानियों को इस मुल्क से निकालना है, हमने इनको रहने नहीं देना, क्योंकि हमने यहाँ खुद सुकून से रहना है, हमने ना इस मुल्क में ड्रग मनशियात को रखना है, ना असलहे को फ़रोग देना है। और वो ये 2 चीज़ें वालों से लाए थे। तो ये चीज़ें थोड़ी वहाँ जाएंगी, वापस जाएंगे अफगानी, तो मुल्क में हो सकता है कुछ थोड़ा इस्तेहकाम आएगा। हमारे माशी तौर पर भी बहुत कमज़ोर हुआ उनकी आने की वजह से। हमारा अगर बजट था 10 करोड़ का या 20 करोड़ का, तो हमने उससे ज़्यादा लोगों को लेके आए। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, पाकिस्तान ने कभी कभी अपने मौसरों के साथ ज़्यादती की, ठीक, कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, जो नाम ले लेके मर गए, जो मैसूरीन हो गए बांग्लादेश, आप उन 2.5 लाख लोगों को लाइन नहीं लाए कभी, आपने 40 लाख अफगानियों को यहाँ मेहमान ज़बरदस्ती का बना के रखा। तो अगर आप उनको लाते हैं तो हमारे अरब ममालिक भी आपकी मदद करते हैं, उससे वो तैयार थे। तो हमें देखना पड़ेगा, अपने को कभी भूलना नहीं चाहिए हमने। और अफगानी जो है एहसान फरामोश है। जी जी। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने जब पाकिस्तान बना तो अक़वाम मुत्तहिदा पहला अगर किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया पाकिस्तान के, तो ये अफगानिस्तान था। हाँ, और हमारे पड़ोसी ईरान उसने सबसे पहले तस्लीम किया। तो हमें अपने हमेशा जो है मोहसिनों को याद रखना चाहिए और एहसान फरामोशों को दूर करना चाहिए जो हमारे किसी काम के नहीं। वो अभी भी कितनी बार ऐसी चीज़ होती है, वो इंडिया की हम यहाँ मिला रहे होते हैं, उनकी तरफ अभी भी सऊदी अरब यूएई जो है, हम देख रहे हैं खुर्शीद भाई कि वो इन्वेस्टमेंट हमारे पड़ोसी मुल्क में कर रहे हैं और हमारे खजूरों पर ट्रक आ रहे हैं। और अफगानी बहुत बड़ी तादाद में इंडिया में स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया उनको सपोर्ट करता है। उनके यहाँ कोई कहते हैं कि 40 से ज़्यादा कॉन्सुलेट खुले हुए हैं। कॉन्सुलेट काम में देखे ना कहाँ है, अपनी सेल्फ। तो हमें देखना है कि आप खारजा पॉलिसी को अपनी बेहतर करना है, जो पीछे गलती हो गई उससे दोहरानी नहीं है। और
मैं कहता हूँ पीटीआई बड़ी जमात है, उसको भी आप साथ लेके चलें। इतनी मुश्किल वक्त में आप अकेले नहीं चल सकते। अभी हम देख रहे हैं ऐवान के बाहर अब तो गाड़ियाँ भी लग रही हैं, अब ऐवानों में बैठ भी रहे हैं पीटीआई के अफराद जो नहीं, आप उनको से बात करें, जो नाराजगी उनकी दूर करें, उनको लेके चले। और कोई बड़ी जमात को आप छोड़ के आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर वो एहतजाज करेंगे, धरने देंगे, फिर वो हर असम्बली के बाहर सड़कों पे होंगे और वो आपको फिर इस्तेहकाम नहीं आने देंगे वो, क्योंकि हर अपोजिशन का यही एक प्रोग्राम होता है। वो कहते हैं हुकूमत में तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए, हुकूमत में नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंटरनेशनल सतह पे जब यही हम सुनते आए हैं अब तक और सोशल मीडिया पे हम ये देख रहे हैं कि जब तक आपके यहाँ इस्तेहकाम नहीं आएगा आपस में लोगों, जैसे घर में जब हम बहन भाई अम्मी अबू हम जब फैमिली एक नहीं होगी तो वो तरक्की कैसे करेगा? होता है ना घरेलू झगड़े होते हैं। तो हमारे यहाँ घरेलू मसाइल, डोमेस्टिक परेशानी मुल्क के अंदर इतनी है, अंदरूनी मसाइल इतने हैं, इसको आपने पहले हल करना है। तो फिर आप बैरूनी मसाइल से तो बाद में निपटेंगे जब आप एक हों। आपका एक होना ज़रूरी है। खुर्शीद भाई मुझे बताइएगा कि हम एक, अब जैसे हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के जो है सदर मुमलिकत हमारे जो है आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो मुंतखब हुए, लेकिन वज़ीर आज़म जो है वो नून लीग के आ गए क्योंकि इन्होंने फैसला किया मिल जोड़कर हम हुकूमत बनाएं। आपको लगता है कि ये जो क्योंकि हम दूसरे एंगल पे ये भी देखते हैं जो एक पाकिस्तान की बड़ी जमात जैसे कि हम वो विनिंग पोजीशन पे और जो हुआ तो इन्होंने मिलकर फैसला किया कि यार हम अब इस हुकूमत को, तो आपको लगता है कि क्या इंटरनेशनल सतह पर इस पर हमें कोई इम्पैक्ट आएगा आपको लगता है, या ये मामला चलते रहेंगे? देखिए बेग साहब, इसमें बैनुल अक़वामी सतह पर जो है एक पॉजिटिव इमेज उभर कर सामने उस वक्त आएगा जब ये जमहूरियत की जो पॉलिसी है इसका तसलसल बरकरार रहेगा। ओके। और अगर इसका तसलसल बरकरार नहीं रहा और इसमें डैमेजेस आए तो फिर बैनुल अक़वामी सतह पर भी और हमारी मुल्क की सतह पर भी इसमें खासे जो है वो झोल नजर आएंगे। आपने देखा कि जो भी इलेक्शन हुए इसमें अवामी सतह पर जो हमें रद्दमल हमने देखा और लोगों से सुना, उसकी एक बड़ी वजह हमने देखी जब हम जिस दिन वोटिंग थी उस दिन हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो लोगों में एक मायूसी की कैफियत थी। लोग सवाल कर रहे थे और उसका जवाब ढूंढने के लिए वो अपने पॉलिटिशियन जो उनके नुमाइंदे हैं उनके पास जब जाते हैं इलेक्टेड होने के बाद तो उन्हें मैसर नहीं आते। सही। और उनकी जो दाद फरियाद और उनके जो मसाइल हैं वो हल नहीं होते और उस मसाइल ना हल होने की वजह से जो उनका वोटर है और सपोर्टर है और आम शहरी आम पाकिस्तानी है उसमें एक तशवीश की जो लहर है वो हमेशा रहती है। सही। उसके अंदर एक कसक रहती है, वो कहता है कि मेरे जो मसाइल हैं, मेरा जो दर्द है वो मेरा इलेक्टेबल जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनता, मेरे हल्के का जो नुमाइंदा है नहीं सुनता। और फिर वो इस दाद रसी में वो मायूसी की कैफियत में है, इसी वजह से टर्न आउट भी कम रहा। आप देखें जिस इलाके की आबादी 20 लाख है तो वहाँ जो टर्न आउट है वो हज़ारों में है। तो वहाँ वो लाखों में टर्न आउट नहीं रहा, हज़ारों में। आप किसी भी इलाके की थोड़ा पूरे पाकिस्तान की अगर आप फिगर निकाल के देखें तो उसमें जो टर्न आउट है वो हज़ारों में है और वहाँ की आबादी लाखों में है। उसकी बुनियादी वजह लोगों में एक मायूसी की कैफियत थी। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा मौका है जिसमें दो बड़ी सियासी जमातें जो दावा करती रही हैं माजी में कि हम अवामी मसाइल हल करेंगे और वोट को इज्जत देंगे, और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वोट तो हम सोशल मीडिया पे जो देखते हैं कि जो कहते हैं कि भाई हमने जो वोट जिसको दिया वो तो नज़र नहीं आया। हाँ, मैं वही आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि वो गायब हो जाते हैं। तो फिर अवामी रद्द-ए-अमल आपको मार्केट में क्या आपको देखने को मिल रहा है और इंटरनेशनल सतह पर आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ कि लोग अब इस बात पर मुंतज़िर हैं इस बात के कि अब हमारे वोट दिए हुए वोटों से वो मुंतखब हो गए। ठीक। अब अवामी मसला जो है, अवामी इशूज़ हैं उसको कब हल होंगे? नंबर एक महंगाई, इन्फ्लेशन, वो तो पूरी दुनिया का इशू, लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा इशू खुसूसन नौजवानों को रोजगार। बांग्लादेश आगे निकल गया। हाँ, बांग्लादेश आगे निकल गया वहाँ की। और दूसरा इसके अलावा बेग साहब एक चीज़ और ये है कि हमारी जो ट्रेड पॉलिसी है उसको रिविजिट करना होगा, डॉलर की जो उड़ान है उसको रोकना होगा। उसके अलावा जो हमारे माशी कर्जे हैं, गर्दिशी कर्जे हैं, उनको हमें स्टेबिलिटी पर लेकर आना होगा। उसके अलावा IMF से जो माहिदे, जिस तरह जावेद इकबाल साहब ने कहा कि जो कर्जे हैं वो हमें वापस लौटाने हैं। जो कर्ज लिया है, अगर मुल्क की इस्तेकाम के लिए हमने वो कर्ज लिया तो हमें वापस भी लौटाना है। वो कर्ज का जो बोझ है वो एक आम शहरी पर भी है। लेकिन मुश्ताक साहब के दौर में ये कर्जे उतर गए जी, माजी में भी ये नून लीग की हुकूमत थी जब कर्ज उतारा मुल्क संवारा मुहिम थी। वो लोगों के सामने नहीं आया उसका कर्जा, कितना मुल्क का कर्जा उतारा गया। तो मैं समझता हूँ ट्रेड पॉलिसी को रिविजिट करना होगा हमें, और डॉलर की जो उड़ान है उसको रोकना होगा। और उसके अलावा जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी तादाद में कमी लानी होगी। उनके फ्यूल एडजस्टमेंट इनको दिया हुआ, किसी को 1000 लीटर फ्यूल दिया हुआ है। KPK में तो सारी चीजें मरात वापस लेने का, हाँ, जो मरात हैं उसको मुकम्मल खत्म ना करें, लेकिन उसको कम कर दिया जाए ताकि मुल्क की मईशत के ऊपर बोझ है वो मजीद कम बढ़े। और दूसरा मैं समझता हूँ बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे मुल्क का जो इमेज है वो डेमोक्रेसी की वजह से एक अच्छा उभर के सामने आएगा, क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का इमेज कोई डेमोक्रेसी की वजह से कोई अच्छा नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर झोल आ जाते हैं, डैमेजेस आ जाते हैं।
तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ ये तसलसल जो है जमहूरियत का ये चलना चाहिए, जिसकी वजह से मुल्क में सालमियत आएगी और मुल्क में जो दीगर हमारे इदारे हैं वो मज़ीद मुस्तहकम होंगे। मुस्तहकम होंगे। यही मैं जावेद भाई माज़रत चाहूँगा, ब्रेक मुझे लेनी, इसके बाद मैं आपसे इसी से कंटिन्यूटी मुझे जवाब चाहिए। हम यहाँ पे किस तरह इस्तेकाम और मज़ीद आ सकता है इंटरनेशनल सतह पर, इस वक्त क्या मामला हैं, सोशल मीडिया पर एक अलग मामला चल रहे हैं और चैनल्स पर अलग मामला हैं। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान जो है वो कायम दायम रहे और आगे तक कामयाबी की तरफ गामजन रहे। वक्फा लेते हैं सिटी 10 में, बहुत ज़रूरी है। वक्फे के बाद दोबारा खिदमत होंगी, फिर बहुत सारी बातें भी करना बाकी है। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10 में आपका मेज़बान अज़हर अली बेग अपनी खिदमत में हाजिर है और सदर मुमलिकत मुंतखब हो चुके हैं, जिससे हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले और इंटरनेशनल सतह की नज़रें, इंटरनेशनली हमारे पड़ोसी ममालिक भी हमें देख रहे हैं, फिर कर्ज़ों की बात आ जाती है। जावेद भाई कंटिन्यू करेंगे खुर्शीद भाई की बात से। खुर्शीद भाई भी कहते हैं ना, बैन अक़वामी दुनिया जो है पाकिस्तान में जमहूरियत को बड़ा देख रही होती है, चाहती यहाँ पर हो, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने जो मेरी ऑब्जर्वेशन है पिछले 30-35 सालों से मैं बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, टीवी का भी प्राइवेट मीडिया, लेकिन मैं ये देखता हूँ जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन कि उनको आपके यहाँ जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ। वरना अगर होती तो यहाँ 4 बार मार्शल नहीं लगता, उसको सपोर्ट नहीं करते। अयूब खान, जनरल नियाजी, सदर ज़ियाउल, जनरल ज़ियाउल, फिर जनरल मुशर्रफ, ये 4 माशाल्लाह लगे और वो उन्होंने अच्छे टाइम गुजारे। ज़ियाउल साहब जो आए थे 90 दिन के लिए, उन्होंने 11.5 साल लगाए। अयूब खान ने भी तकरीबन 10-11 साल लगाए। मुशर्रफ ने तकरीबन 8 साल लगाए। तो उन्होंने उनको सपोर्ट किया ज़्यादा। और मैंने जो फील किया, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि हमेशा जब फौज रही है, उनकी हुकूमत रही है, तो मुल्क ने ज़्यादा तरक्की की है और आलमी दुनिया ने उनको सपोर्ट किया है। कभी ये नहीं कि ज़बरदस्ती उन्होंने आके हुकूमत बदल दी है। वो उनके मफाद में क्या है, वो अपना मफाद देखते हैं। उनको पाकिस्तान का हकीकी मफाद उन्हें अजीज नहीं है। जैसे IMF ने ही कहा ना कि जब इमरान खान साहब ने खत लिखा IMF के ऊपर, तो उस पर इन्होंने कहा कि यार जो कर्ज आएगा, तो उन्होंने कहा यार ये सियासी मामला था, अंदरूनी है, हमें कर्ज से ताल्लुक है हमारा। जगह वाली बात देखिए, वो सिर्फ अपना मफाद अजीज रखते हैं। जहाँ उनके मफाद हो तो वो कहते हैं नहीं 2 आदमी मर गए थे, ये ह्यूमन राइट्स की ज्यादती हो गई। जहाँ 30,000 अफराद मर गए फ़लस्तीन में, वहाँ उन्हें इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नजर ही नहीं आती। बच्चे मरे हों स्कूल पे, दफ्तर पे, मस्जिद पे, घर पे, कौन सी जगह, अस्पताल पे, कहाँ जगह जहाँ बम्बारी नहीं हुई, सैकड़ों की तादाद में लोग मरते रहे और उन्हें पता है बेगुनाह मारे जा रहे हैं। और सिर्फ क्या आपके 7 अक्टूबर को एक ये मेरी नज़र में ये 7 अक्टूबर की प्लानिंग थी जो 2001 साल चंद महीने पहले हुई फ़लस्तीन में, वो उन्हीं की प्लानिंग थी। दरहकीकत इसराइल ही उससे मुलव्वस था। इन्होंने कराया ताकि मजलूम बनने के लिए कोई मुझे किसी रिएक्शन के लिए एक्शन मैं बताऊं कि ये एक्शन था अपने लाइसेंस टू किल हासिल करना था। मुझे लोगों को कत्ल करने का लाइसेंस मुझे मिला और वो उसने हासिल किया। और देखिए 30,000 लोग मार चुके और इतनी तेजी से मारे, इतने लोग जो है ना, इतनी तेजी से वहाँ जब पहली जंग अज़ीम हुई ना यूरोप में, तो हिटलर ने भी नहीं मारे यहूदी, इतने नहीं मारे तेजी से, इतने कम वक्त में नहीं मारे। 223 साल चली थी, हिटलर ने फिर बोला मैं मारता रहूंगा, लेकिन ये उससे तेजी से मार रहे हैं, कुछ छोड़ भी दिए थे। और हमारे लोग 50 से ज्यादा इस्लामी मुल्क कुछ नहीं कर पा रहे। तो मैं हमेशा कहता हूँ जो मगरिब दुनिया को, आलमी दुनिया को जो उनका मफाद अजीज है वो करते हैं, वो हमारे मफाद से नहीं वाबस्ता है। हमें यहाँ ये खाम ख्याली है। एक मतलब बड़ा अच्छा कार्टून आया आज से कोई 12-13 साल पहले जगह अखबार में कि ओबामा आ जाएंगे तो अमेरिका की पाकिस्तान के लिए पॉलिसी बदल जाएगी। तो उसने एक कार्टून में दिया, एक कार्टून में दूसरी तस्वीर की थी कि पहले वो सीधा लटका के मारते रहे पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को, अब वो उल्टा लटका के मारेंगे, पॉलिसी बदल गई। यानी लेकिन मारेंगे आपको, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। उनका मफाद जो अजीज है वो करेंगे। हमेशा सोचना चाहिए कि हमारा मफाद उनसे वाबस्ता नहीं है, हमारा मफाद हमसे वाबस्ता होना चाहिए। हमें देखिए हमारे लिए क्या बेस्ट है। एज ए मुस्लिम जो हमें तमाम मुस्लिम हमारे मुल्क को, कोई तो मुस्लिम मुल्क भी आपकी सोच से बाहर है ना, वो आपकी समझते नहीं है, वो सिर्फ अपनी चलाते हैं, वो बहुत सारे मसाइल में पढ़ते भी नहीं है। वो भले उनके पड़ोस में मिस्र है, उर्दून है, लिबनान है, कितने लोग मर रहे हैं फ़लस्तीन में, क्या कुछ कर पा रहे? वो भी मजबूर है, नहीं कर पा रहे। लेकिन हमने शायद ठेका लिया पूरी दुनिया का, इस्लाम को,
जिंदा रखने का, जहाद का, सारे ठेके हमने लिए हुए थे। तो इससे बहुत सारे बिला फिर भी वो सही तरीके से अमल पैरा हो नहीं पा रहे हैं। हमने भुगती ना बहुत सारी परेशानी। इंटरनेशनल जो हमारे इंटरफेरेंस बहुत अफगान जहाद का ठेका हमने लिया, उसकी परेशानी हमने भुगती। हम खाना चंगी का शिकार हुआ, हमारे 70,000 से ज़्यादा लोग मरे, हमारे हम तकरीबन कहते हैं लोग कि $150 अरब का हमें नुकसान हुआ। कितने हम पीछे हो गए। हमारे यहाँ आपको पता नहीं याद हो नहीं हो कि हमारे यहाँ आज से 20-25 साल पहले अंग्रेज आते थे। कराची एक इंटरनेशनल सिटी होता रहा। यहाँ 1960 के वक्त में मलका एलिज़ाबेथ भी आई घूमने। ये ऐसा शहर था, यानी शहर यहाँ अरब से लोग आते थे। यहाँ अब्दुर्रहमान बुखातिर जो शेख थे अरब के, उन्होंने यहाँ तालीम हासिल की। सेंट पीटर्सबर्ग बड़ी जबरदस्त जगह थी ये। लेकिन अब ऐसा हो गया क्योंकि आना नहीं चाहता है, ये हालात की वजह से उन्हें कर दिया ऐसा। जो हमारे पाकिस्तान के मुखालिफ लोग हैं, इस्लाम के मुखालिफ लोग हैं, वो कहते हैं तुम अरबों से ही, तुम्हें पाकिस्तान से खतरा है, पता नहीं क्यों कहते हैं। सर क्या और इसीलिए मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा। मलिका एलिज़ाबेथ जब पाकिस्तान आई थी तो उन्होंने कोरंगी पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था जब पाकिस्तान आई थी, और वो कोरंगी पायलट उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है जी। मलिका एलिज़ाबेथ ने उसका इनॉग्रेशन किया था। बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ माशा। एक ज़माना ये भी था कि मैं कहूँ कि जर्मनी को हम कर्जे भी दिया करते थे। जो आज एमिरेट्स एयरलाइन है वो पाकिस्तान की पहली परवाज़ थी। और आप ये देखिए कि उसमें जो टिकट अब दुनिया में जो शाया किया जाता है उसमें एमिरेट्स टू कराची पहली फ्लाइट आई गई थी। उसको एमिरेट्स का पाकिस्तान स्टील मिल हमारा कितना बड़ा कारनामा था, रूस के ताउन से हमने बनाया था। जी हाँ। फिर आपका ये चाइना को पहली परवाज़ आपने, मतलब पाकिस्तान, और लोग वो पायलट्स, दुनिया भर के पायलट पाकिस्तानी एयरलाइन में आने के लिए बड़ा एक होता है। जब ओरिएंट जब कायदन को गिफ्ट की तो उसमें आने के लिए बड़े कि यार हमें जगह। अब देखिए पायलट की आपने बात की तो मुझे याद आई 2.5 साल पहले हमारी गुलाम सरवर साहब वजीर हवाबाजी थे, उन्होंने क्या बयान दिया। इसकी वजह से हमारे पायलटों पे, हमारी एविएशन पे इतना बड़ा उकता है कि हमारी फ्लाइटें हम जा नहीं पा रही यूरोप में या दूसरे मुल्क में, क्योंकि पाबंदी लगे कि हमारे, उन्होंने मशकूक करा दिया, हमारे पायलट्स की डिग्रियों को मशकूक करा दिया। इस वक्त बहुत बुरा वक्त आया। पाकिस्तानी हवाबाजी ने देखा अब लाखों डॉलर का, करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ, पाकिस्तान अभी भी हो रहा है मुस्तकिल। तो ये किसी वजीर की गलत बयानबाजी की वजह से। देखिए बहुत सारी चीजें गलत होती है, लेकिन आपने पूरी दुनिया को बताना नहीं कि यार सारी बातें नहीं बोलनी है टीवी पे, कुछ बातें छुपा भी लेनी है। तो मोबाइल फोन का जमाना खुर्शीद भाई, मैं कहता हूं कि कोई चीज छुपती नहीं है, ये एक ऐसा बॉम्ब है। लेकिन आपने बताया दुनिया को नहीं हमारा है वो गलत डिग्री लेके। लेकिन हम घर की बात नहीं बताते किसी को, कमरे की बात हम नहीं बताते। होना तो घर, ये भी तो हमारा घर है ना। कुछ चीजें नेशनल इंटरेस्ट की होनी चाहिए और मफाद के लिए नहीं कि आपने अपने घर को ही बिल्कुल खोल के सब कुछ कह देना नहीं होता, कह देना नहीं होता। तो भाई रमज़ान मुबारक खुर्शीद भाई, जावेद भाई माशाल्लाह आने हैं और जनाब अली एडवांस में मुबारकबाद। सर हज़्ब मामूल हज़्ब ज़ायका इसलिए बोलूँगा क्योंकि ज़ायका बहुत होता है फलों में, फिर पकौड़े समोसे सब कुछ होगा, थोड़ा सा चेंज करते हैं। हर दफ़ा की तरह इस बार भी आसमानों से कर रही हैं बातें हर चीज़, लेकिन जिसकी सक़त है बाकी वो भी ख़रीद रहा है, लेकिन नहीं तो बेचारा मर रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है और इस माह मुक़द्दस में लोग अपनी इबादत करते हैं कि उन इबादत का जो समर है वो साल भर के दीगर दिनों से ज़्यादा होता है। सही कि उसमें लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला की हुजूर सजदा रेज़ होते हैं कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी के तलबगार होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे ये गिरा फरोश मार्केट ग्रोसर वाले जो हैं वो शहरियों को महंगे दामों जब चीज़ें बेचते हैं तो वो सारा उनका अजर ज़ाया हो जाता है। बिल्कुल। और महंगे, अब यकीन कीजिएगा 2 दिन पहले रमज़ान मुबारक से चंद रोज़ कबल ही मार्केट में फलों पर, सब्जियों पर, उसके अलावा जो किराने की चीज़ें हैं, अशिया खुरनोश की कीमतें हैं, उन पर इजाफा कर दिया। जबकि सरकारी सतह पर कमेटियाँ ही बन गई हैं और रेट भी आवेज़ा हो गए। जो गोश्त हड्डी वाला आम दिनों में 1300 रुपये किलो मिल रहा है, अब आप मार्केट में जाके विजिट करते हो 1600 से 1700 रुपये किलो पर चला गया। और कोई पूछने वाला, ये पूछने वाला है। मार्केट की कमेटी मौजूद है, उसके अलावा वज़ीर आला सिंध की कमेटी मौजूद है, मकामी सतह पर जो कमेटियाँ बनी हुई है, प्राइस कंट्रोल कमेटी सारी बनती हैं, जुर्माना भी वो मिल जाती है, लेकिन जुर्माना कमेटी कहाँ जाती है? जुर्माना भी उनको पड़ता है। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो गरीब को पड़ जाता है। नहीं, वो जुर्माना वो आप और हमसे वसूल करते हैं। वो कीमतें बढ़ा देते हैं जी। तो ये मतलब मिन हसल कौम हमें मजमूई तौर पर इस बात पर सोचना होगा कि दुनिया भर में जो दीगर मज़ाहिब की जो दिन आते हैं उसमें वो अपनी चीज़ें सस्ती कर देते हैं। सर क्या लग रहा है मौजूदा हुकूमत जो अभी रिसेंटली क्रिएट हुई है, 2 जमातें मिलकर,
क्या कोई ख़ास बयान, कोई ऐसा मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कोई ऐसा? वज़ीर आज़म साहब ने इस पर स्टेटमेंट दी है प्राइस कंट्रोल कमेटी के हवाले से, प्राइसेस के हवाले से, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी लोगों को इसमें सस्ती अशिया जो इसमें आटा है, चीनी है, दालें हैं, घी है और उसमें सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। उसके अलावा हमारे जो वज़ीर आला सिंध हैं मुराद अली शाह, उन्होंने भी एक अपनी कमेटी बनाई है अच्छा। और प्राइस की अलग से लिस्ट जारी की है। ठीक है। लेकिन मसला जो है बेग साहब, वो ये मसला है कि अगर वज़ीर आला सिंध ये कहते हैं जो प्राइस कंट्रोल कमेटी के मुताबिक कि गोश्त जो है वो 750 रुपये किलो मिलेगा, लेकिन मार्केट में उस रेट पर अवेलेबल नहीं है। उस चीज़ को कौन इम्प्लीमेंट करवाएगा, ये सवाल। उसके लिए एक और कमेटी बनेगी जावेद भाई? अच्छा, उसमें आपको बताऊं, अभी खुर्शीद भाई ने बताया ना, प्राइम मिनिस्टर हमारे शहबाज शरीफ साहब ने अभी दूसरी बार यही प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ऐलान किया है 7 अरब रुपए के पैकेज का आवाम के लिए, रमजान पैकेज। अच्छा, अब आपको बताऊं, 7 अरब मीन्स कि 25 करोड़ की आबादी को अगर डिवाइड करें, 7 अरब को डिवाइड करें 25 करोड़ में, तो आपको तकरीबन 28 रुपए एक आदमी को पूरे महीने में आप डिस्काउंट दे रहे हैं। अच्छा, एवरेज ये पड़ेगा आपको। सर ये तो आम एक घर का 28 रुपए का डिस्काउंट देगा, इतना बड़ी। और इसमें क्या होगा, टीवी पे इश्तिहारात चलेंगे, आप तकरीबन 1-1.5 अरब के तो इश्तिहारात दे देंगे टीवी पे कि मैंने ये डिस्काउंट दिया, और अखबार में, टीवी में, अखबार में 12 अरब कर दिया। सुबह शाम ये इश्तिहारात चलते रहेंगे, और एक आदमी को एवरेज पड़ेगा कितना, ये पूरे महीने में सिर्फ 28 या 30 रुपए का पड़ेगा डिस्काउंट। यानी इसका आप इश्तिहार दे रहे हैं, ये ढकोसलेबाजी कर रहे हैं। अच्छा, फिर आप कीमतें चेक करने कौन जाता है? असिस्टेंट कमिश्नर दुकानों पे, बाजारों में, जो खुद 2 करोड़ की गाड़ी पे घूम रहा है, वो जाके दुकान से पूछता है तुम ये 100 रुपए की चीज 120 रुपए क्यों बेच रहे हो, 20 रुपए ज्यादा क्यों दे रहे हो? अब उसको पीछे से महंगा मिला है नहीं, और वो खुद 2 करोड़ की गाड़ी पे घूम रहा है सरकार की। उसको तो अपना तो ख्याल नहीं कि मैं वो तो सरकार का पैसा खर्च कर रहा हूँ। फिर मेरा इसमें हमेशा ये रहा कि जो मेरी इसमें नतीजे में पहुंचा हूँ ये कि ऐसा लगता है हमारा ईमान बड़ा मजबूत है, पक्का है बिल्कुल, कि मौत बरक है, कल होना हो, जितना लूटना है अभी लूटो, इसी रमजान में लूटो, अगली ईद मिले मिले। और क्रिश्चियनों का, गैर मुस्लिमों का तो ईमान नहीं है ना कि मौत, तो कहते हैं दुनिया ही सब कुछ है। हम कहते हैं दुनिया नहीं सब कुछ है, यही करना है, जो यहाँ नहीं करना वहाँ करना है। तो इसलिए जल्दी जल्दी लूट मार करो, रमजान में करो, अगला रमजान मिले न मिले, इस तक सारा हिसाब किताब बराबर करो। और मैं एक चीज़ और भी सोच रहा, अभी आप पूरे शहर में एक बैनर देखेंगे जगह जगह कि 5 रोज़ा तरावी, 3 रोज़ा तरावी, T20 तरावी, T20 तरावी, T20 में इसको T20 कहते हैं, क्योंकि टेस्ट होती है पूरे 27 दिन की तरावी, 27 दिन की जाती है ना, और एक होती है वनडे आप कह लें 20 दिन की, 10 दिन की, एक होती है T20 5 दिन की, 3 दिन की तरावी। ये ज्यादातर ताजिर पड़ते हैं, क्यों इन दिनों वो ऐसी खटाखट अपनी इबादत मुकम्मल करेंगे, उसके बाद जो छुरियां ऐसी तेज करेंगे, पूरे रमजान में आपको ज़बह करते रहेंगे अपने ग्राहकों को और शहरियों को। तो ये T20 तरावी करके ये अभी तैयारी करेंगे, ऐसी आप देखिए पूरे शहर में बैनर लग जाएंगे T20 तरावी की, और ये अब हिस्सा लेंगे इसमें, और ये नहीं रियायत करेंगे, भूल जाएंगे, और उम्रा भी करने जाएंगे रमजान में। किस तरह से इनके उम्रे कबूल होते हो, किस तरह से अल्लाह इनको बुलाता भी है। खुर्शीद भाई, दुनिया भर में नॉन मुस्लिम ममालिक या दीगर ममालिक जो भी हैं, जैसे हम सिंपल अगर मैं बात करूँ यूके की बात करूँ, चलें एक टॉपिक, रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो वहाँ पे बाकायदा मुस्लिम्स के लिए सेल लगाई जाती है, और वो प्राइस इतनी कम होती है कि हम सोचते हैं कि यार इन जो पाकिस्तानी रुपए हैं जो इस वक्त हम कमा रहे हैं, हम जाके वहाँ से बाइंग कर सकते हैं। कुछ जगह तो हमने ये भी देखा है, मेरे बहुत से रिश्तेदार हैं जो वो देखते हैं, बाकी तो खैर आप। तो सर एक वो पहलू है, एक वो दुनिया है, और एक ये हमारी दुनिया है। हम जैसे जावेद भाई ने अर्ज़ किया कि हम जनाब अली मौका हाथ से नहीं जाते, हफ्ता जाए मौका। तो कोरोना आया तो मास्क जो 5 रुपये 10 रुपये वाला था वो 150-200 रुपये अब तो मिल नहीं रहा था। जो चीज़ें वहाँ पर उसका इंसानियत है, क्या ना, हुकूक़ुल इबाद और हुकूक़ अल्लाह, ये 2 चीज़ें आ जाती हैं। तो हम कहाँ हैं और दुनिया कहाँ है? देखिए, बड़ी अफसोस वाली सूरत हाल है जिसमें दिल कुड़ता है कि मगरबी ममालिक को हम जितना भी तनकीद का निशाना बनाए, वो आगे वो एक रूल एंड लॉ के ऊपर फॉलो करते हैं, एक लॉ है वहाँ पे। तो हमारे यहाँ भी जो रियासत है वो कानून तो बनाती है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के जो तरीक़ाकार हैं उसको फॉलो नहीं करते वो नहीं। और फॉलो करते भी हैं तो उसके ऊपर सख्ती से अमल करना। जैसे आपने कहा कमेटी तो बना दी, हाँ कमेटियाँ बन गई हैं, कमेटियाँ अपनी काम भी कर रही हैं। आज हमारे पास फहरिस्त भी आ गई है कि कितने लोगों को जुर्माना हुआ है। एक पूरे से टेन्योर में किसी पर 8 लाख जुर्माना है पूरी मार्केट में, किसी पर 10 लाख जुर्माना है। उस जुर्माने के बाद उसका फॉलोअप चेकअप नहीं है। खुर्शीद भाई, जुर्माना आम एक दुकानदार को लगता है या एक वो ठेले वाले को लग जाएगा, दुकान गोश्त फरोश को मिल जाएगा, लेकिन वो जहाँ से ला रहा है तो पहले तो बुनियाद देखनी है ना कि मसला आ कहाँ रहा है। तो मसला अगर ऊपर से ही अगर मामला ठीक हो जाए तो नीचे तक मामला खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। बस नीचे वाले को शौक तो नहीं है कि मैं समझता हूँ कि वो महंगा बेचे, उसकी मजबूरी है। आप क्या समझते हैं कि हम कहाँ किस चीज़ को, मतलब कमेटी बना दी है आपने, ठीक है बना दी, बड़ा ज़बरदस्त काम कर लिया भाई कमेटी में, लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है? गरीब के ऊपर।
देखिए बेग साहब, इसमें हमें इंश्योर करना होगा मतलब इनफरादी हैसियत के तौर पे कि मैं एक दुकानदार हूँ और मैं ये मेरा जो फल है ये मैं रियायती नर्ख पर या जो मुझे हुकूमती रेट है उस पर बेचना है या नहीं बेचना, मैं मुझे अपने हिसाब का मामलात का हिसाब देना है। जब मेरे अंदर ये एहसास पैदा हो जाएगा, जब मेरे अंदर ये एहसास बेदार हो जाएगा कि मैं अपने ईमान के साथ फ्रॉड कर रहा हूँ, अपने जो दी हुई जो मुझे अल्लाह ने मोहलत दी हुई है ज़िंदगी में, और ये अजर कमाने का महीना है, सवाब कमाने का महीना है, मुझे अपने मुसलमान भाई की मदद करनी चाहिए इसमें, ना कि उसको उसकी जो खाल उतारनी चाहिए। तो हो यही रहा है कि माजी में आपने जिक्र किया कि यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर दीगर मज़ाहिब के जो दिन आते हैं तो वो भी सर अपने लोगों को रिलीफ देते हैं, ब्लैक फ्राइडे के नाम से या दीगर वो उनके जो डेज होते हैं उसमें वो लोगों को रिलीफ फराम करते हैं। तो यहाँ भी हमें जो हमारे मजहबी जो हमारे दीन के जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो लोग हैं, जो मुफ्तियान कराम हैं, हाँ वो किसी भी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको मैं समझता हूँ अवेयरनेस कैंपेन लेनी चाहिए कि जो सरकारी रेट है उस पर लोगों को वो कीमतें फ़रोख्त करें और उसके अंदर एक एहसास, एक जिम्मेदारी हमारे अंदर भी है। बड़ी अच्छी बात की, हमारे अंदर अपना भी एहसास तो जिंदा हो। हम आज ही, हमारे जावेद भाई ने कहा कि हम कहते हैं बस आज ही समेट लो, कल का किसने देखा, आपकी सांस निकल जाए तो आपको पता ही चलेगा। बिल्कुल, आप रास्ते से जा रहे हो, खुदा ना खास्ता आपको गाड़ी गिर जाए, आप एक्सीडेंट हो जाए, फिर क्या आप सोचेंगे, क्या उस हजूर उसको रब्बिल कायनात के आगे क्या सुरखरू जब होना होगा या पेश होंगे तो आप किस मुंह से जाएंगे कि मैंने तो यार वो बाट में ये मसला कर दिया था, गोश्त मैंने पानी वाला टिका दिया, सब्जी मैंने इतने की थी, लेकिन मेरा नीयत मेरी बेहतर, हमारे अपना आप ठीक नहीं है। मैं तो मुझे लगता है हर बंदा अपना हिस्सा डाल रहा है इस मुल्क की तबाही बर्बादी में, है ना? हर बंदा अपना हिस्सा डाल रहा है, जहाँ जिसको मौका मिल रहा है वो कर रहा हो। शरीफ बस वही लगता है जिसको मौका नहीं मिल रहा, बस बाकी सब भी अपना काम। और एक ही बात मुझे बड़ी याद आती है कि सिर्फ एक बंदा जो आपसे पूछता है और फिर कहता है सर कितना चूना लगाना है, बाकी कोई पूछता नहीं। पहले ये सिर्फ पान वाला है जो पूछता है सर कितना चूना लगा दूं, वो जायज चूना लगाता है, बाकी कोई नहीं पूछता। कितने अफसोस की बात है। इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे, फिर बात करेंगे। गैस जो है बड़ी एक नायाब होती जा रही है, लेकिन हैरत है कि गैस के बिल के पीछे सिलेंडर मौजूद है। तो जब गैस घर में नहीं तो सिलेंडर में कैसे है? वफ़ा लेंगे, इस पर बात करेंगे मजीद। हमारे दोनों भाई मौजूद है, जावेद इकबाल साहब और खुर्शीद रहमानी साहब। वफ़े के बारे में होता है। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है और सुबह का आगाज़ है। और सुबह सुबह जनाब वाली बहुत सारे काम ऐसे कहते यही है कि सुबह सुबह उठ जाइए और फिर देखिए बरकतें होंगी। ये नहीं कि सोते रह जाइए, फिर अम्मी की आवाज़ आए कि बेटा उठ जाओ, अब तो दोपहर होने का वक्त है, जाओ कुछ ले आओ। तो ऐसा ना कीजिए, फिर आप कहेंगे बरकत नहीं हो रही, हम इतना कमा रहे हैं। तो आएगी जाग आ रहा है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। सुबह की नमाज़, फजर की नमाज़ अदा कीजिए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए, यासीन शरीफ पढ़िए और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के उम्मीद बांधिए कि अल्लाह आज जो मैंने काम करना है इसमें मुझे कामयाबी हासिल करवाइएगा। तो जनाब हम जा रहे थे, अब रमज़ान मुबारक का महीना है और ख़वातीन पे भी एक ज़िम्मेदारी आयद है। कुकिंग, पकौड़े, समोसे और एक दस्तरखान सजेगा, रोज़ाना दावत होगी हर मुसलमान के घर में। जो दावत ज़ाहिर भाई रोज़ा रखेंगे खुर्शीद भाई तो बड़ा मज़ा आता है ना, सामान होता है। लेकिन वहाँ फिर ख़वातीन को भी एक मामलात में भी उन्होंने कहा यार ख़वातीन बच गई, इनको कहाँ फंसाएं। तो गैस के मामलात में जो है हमें नज़र आया। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि गैस की अगर बात सूई सदर ने ये फरमाया है कि सहर औक़ात में इफ्तार में जो है वो मामलात गैस के सही रहेंगे, आपको गैस मिलेगी। बस सिर्फ यानी सहरी के वक्त और सिर्फ अफ्तारी के वक्त, उसके अलावा कभी नहीं होगी, कभी नहीं। ऐसी कहना चाह रहे हो सुई सदन गैस। हाँ चले, ये भी बड़ी चले, अल्लाह का फिर भी शुक्र है इस बहाने आ रही है। अच्छा ये आप बताएं, सिलेंडर में गैस मिल रही होती है, ये मैंने कहा कि लाइन में नहीं आ रही होती बिल्कुल उस तरह जैसे कि मैं सबको कह रहा हूँ। तो बाकी लोग भी एतराज़ सबका, वो लोग जो टैंकर के जरिए पानी अपने घरों में वसूल करते हैं, टैंकर के जरिए पानी आ रहा हो तो घर के पीछे हाइड्रेंट में आ रहा है, हाइड्रेंट में आता है लेकिन लाइन में नहीं आता वहाँ, क्योंकि उनकी सेटिंग होती है वॉलमैन वालों की, टैंकर माफिया से, हाइड्रेंट वालों से कि पानी जितना डिस्टर्ब करोगे तो हमारी टैंकर की प्रामी उतनी अच्छी रहेगी। अच्छा वो फिर टैंकर रोड भी खराब कर रहे हैं। हाँ, या अगर वॉलमैन से इलाके वालों ने सेटिंग बना ली तो ठीक है, फिर उनका काम चलता रहेगा। देखिए ज्यादा में कौन अच्छी सेटिंग बनाता है वॉलमैन से, इलाके वाले या टैंकर माफिया, तो वो जीत जाता है। वो जीत जाता है, उसको मौका मिल जाता है। कभी इनकी ऊपर हैंड रहता है, कभी इधर इलाके वालों का। सर क्या खबर है खुर्शीद भाई? देखिए हमारे जो जाती हमारा घर है वहाँ गुज़िश्ता 2 माह से गैस नहीं आ रहा था। किस इलाके से हैं आप? हमारा ताल्लुक बंस रोड से। बंस रोड से 2 महीने से गैस वहाँ पर नहीं था और हम
सिलेंडर यूज कर रहे थे, बताया, जबकि LPG वो फूड स्ट्रीट है। जी एलपीजी सिलेंडर यूज कर रहे थे। और अब जब गैस का बिल आया जी है हाँ। तो उसमें भी वो 750 रुपए बिल आ गया। ओके, 750 पे इतना सर परेशान कम बता रहे हैं आप। बंद 7,500 का हजार बिल आया कह मेरे सकते घर हैं में। आप। मेरे यहाँ 15,000 रुपए अच्छा, बिल आया। और आपको बताओ एक नहीं, चीज, बंद मीटर का बिल आया ना। तो 1 मीटर का बता रहे सर हैं। जब सुनिए। गैस ही नहीं आ रही तो बिल किस बात का? आपको बताओ, हाँ, नहीं वो कहते हैं वो रेंट है। हाँ, आपने रेंट नाम आया। सुना है 500 जो था नहीं। हाँ। एथलीट नसीम हमीद का, हाँ, जी, जी। 100 मीटर जी, की जी, विनर है जी। साउथ एशियन गोल्ड में। उन्होंने मुझे बताया कि जावेद मेरे घर में बिल आया है 4,000 का। उन्होंने बताया कि लेकिन मेरी मुलाजमा उसके घर में 70,000 का बिल आया गैस का। कह रही मैं खुद हैरान हूँ, चलो मुझे 4,000 दे दिया, अब कोई नहीं, पहले 600-700 अब 4,000 आ गए, लेकिन मैं अब उसमें ज्यादा हैरान हूँ, मेरी मुलाजमा है घर में 70,000 का बिल दे दिया। सर ये क्या हो रहा है खुर्शीद भाई? क्या हो रहा है ये? क्या हो क्या रहा है वाकई? बस ये वो जो क्यों गे- बिल इतने, कहा तो 1000 2000 फिर 400-600 बिल आता ना। बिल बेग साहब इसमें मिस हैंडलिंग है। मिस और मिस गैस हैंडलिंग कम, है। बिल ज्यादा। बिल ज्यादा। मिस ये हैंडलिंग है। सडन गैस का वादा। वाह कमर्शियल बना दिया। नहीं, उसमें मिस हैंडलिंग है बेग हाँ, साहब हाँ। कि किसी का जिस तरह इन्होंने कहा कि किसी का 70,000, किसी का 5,000, तो जब वो बिल लेकर पहुंचते हैं सुई सदर्न गैस के ऑफिस तो वो चक्कर ही लगाते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। वही चुरंगी वो बना कहते- दी ना। हाँ नहीं, वो कहते हैं कि आप ये बिल एक्चुअल आपका ही है, आपका कहीं ही। लीकेज हो गया होगा, ओके कहीं लीकेज का प्रॉब्लम है तो ये बिल एक्चुअल आपको ही देना है। ठीक है। और एक जकमुश तो न दे 70 सकते तो नहीं हो सकता ना? नहीं, वो मतलब लोगों की इस तरह शिकायत है ना। अच्छा, इसी बहुत तरह शिकायत बिजली है, सर। इसी तरह बिजली की भी शिकायत है। अगर बिजली का बिल आ गया तो वो कब नहीं होता, वो नहीं किस्तें हो जाती हैं। वो कहते हैं मीटर पे रीडिंग जो लिखी है उसके मुताबिक उसके हमने मुताबिक दिया है। होगा। लेकिन या वो तो आप- एडिशनल चार्जेस, फला एडिशनल चार्जेस, सर, वो तो- यूनिफॉर्म चार्जेस, सर वो तो चार्जेस की तो एक पूरी फहरिस्त है वो अलग कॉलम बना दिए। जी, वो पूरी फहरिस्त है, उसमें मेंशन किया हुआ होता है ये चार्जेस, ये चार्जेस, ये चार्जेस। बस तो ये अब ये जो शायद- ऐलान किया है इन्होंने सुई सदर्न गैस कंपनी ने कि सहर और अफ्तार के औकात में अगर गैस मिलेगी तो मैं समझता हूँ ये खुशाइन ऐलान है शहरियों के लगता है- लिए। मैं समझता हूँ हम तो खुशी के हमारे फूले नहीं समारे, एक मुझे तो रेवेन्यू ऐसा आपका बच लगता है- जाएगा। सर सऊदी अरेबिया में हमारे जाने का इत्तेफाक हुआ, रियाद में तो हमारी कुछ वहाँ के लोगों से हुई तो मुलाकात। तो उन्होंने कहा, जब उनको बताया कि सरकारी गैस हमारे घर तक आती है तो बड़े हैरान हुए। कहते हैं यार खुशकिस्मत हो तुम्हारा मुल्क कि माशाल्लाह तुम्हारे घर तक मीटर लगा हुआ है, हमें तो खरीदनी पड़ती है, हम तो आग जब से खुली है हमें तो पता ही नहीं। ये तो उन्हीं की नज़र लग गई है, मुझे ऐसा लगा। ऐसे ही लग रहा है मुझे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़े दिनों में बिजली और गैस किलो में ये भी आ जाएगा कि टैक्स एक नए नाम से कि आप इतने दिन बाहर क्लिफ्टन गए थे या आप शारा फैसल को क्रॉस किया था, आपने जाके एयरपोर्ट देखा था, तो ये टैक्स भी आप ये पे लगा टैक्स- देंगे। देखो, ये रह जैसे गया। वो कि टीवी आपका टैक्स आता बच्चा है ना, स्कूल तो में वो पढ़ता जब है, हाँ ये भी रह गया। इसी बात से कंटिन्यू करूंगा। जैसे वो कार अब आ रही है, इलेक्ट्रिक ईवी कार जो है, इलेक्ट्रॉनिक कार्स आ रही इलेक्ट्रॉनिक है, कार। तो उसका भी एक फिक्स आने लगेगा सबको, तो हमें लेनी पड़ेगी फ्यूचर में जैसा लग रहा है। खैर आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को। सर जिना हॉस्पिटल में बड़ा अनोखा एक, खैर अल्लाह का शुक्र है कि जी जिना हॉस्पिटल सरकारी एक इदारा है और उसमें खैर बहुत सी चीज़ें हैं और बहुत से लोग कहते हैं यार सिफारिश होती है तो काम बनता है, ऐसा ही है अभी आपकी नज़र में? अच्छा, मेरा इस पे क्या सरकारी क्या खबर वैसे क्या तो पूरी? खबर जो एक्चुअल में वो ड्रिप स्टैंड का फुकदान बड़ा नायाब हो गया है वहाँ पे। ये ड्रिप तो खैर स्टैंड बहुत छोटी बात है, छोटी लेकिन सी। लेकिन मैं कल ऐसे एक तो साहब बहुत से से मामले आते बड़े। मैं कल एक साहब से बात कर रहा था, जिसमें मुझे लगता है कि हमारे सरकारी इदारों की बहुत सारी चीज़ों को बदनाम भी किया जाता है। हाँ। आप देखते हैं टीवी पे एक ऐड आता है, उसमें दिखाते हैं दूध, उसमें इतनी मक्खियां दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? खुले दूध को बदनाम करने के लिए। ठीक। जबकि आज से 30-40 साल पहले सिर्फ खुले दूध मिलते रहे, दूध की दुकानें तक नहीं होती थी। बाड़े में जाया करते बाड़े थे। में लोग लाइन में लग के लेते थे, चाहे नए लोगों को 25-30 साल वाले जिनकी उम्र उनको बिल्कुल नहीं मालूम होगा। पहले 30-40 साल पहले ये सर वो होता था। डब्बे का दूध भी तो बेचना है मैंने। अच्छा, Sorry तो to ये बदनाम करते हैं, पानी के आपको बदनाम करेंगे, मिनरल वाटर दिखाएंगे और ना गंदा पानी दिखाएंगे कि गंदा पानी मिक्स हो गया, आपके सरकारी स्कूल को बदनाम करेंगे, सरकारी अस्पताल को बदनाम करेंगे, आपकी हर सरकार की चीज़ को बदनाम करेंगे और अपनी टेट्रा पैक की चीज़ें बेचेंगे, अपनी प्रोडक्ट जो प्राइवेट है या आपके बदनामी तो show मतलब ये करेंगे, होगा सरकारी आपके सिक्योरिटी अस्पताल गार्ड के आपको देंगे कि देखिए हमारी अच्छी सिक्योरिटी कंपनी, हमारे गार्ड ले जाए। हाँ। यानी हर प्राइवेट चीज़ आप इस्तेमाल सही करें, है। पानी गंदा है, मिनरल वाटर पिए, पानी नहीं मिल रहा, फिर इसका मतलब टैंकर है लें। पाकिस्तानी हर जो, चीज़ आप प्राइवेट में आ जाएंगे। कौम इसमें फिर समझना फिर तो पैसे वाली हुई फिर तो। अब एक सब इसमें बदनाम किया रहा है सरकारी प्रोडक्ट एक को, चीज़ ये सरकारी है इदारों को ज्यादा बदनाम इसलिए किया जाता है कि वो बदनाम होंगे तो हमारी प्राइवेट प्राइवेट चीजें चलेंगी। इदारे चलेंगे। सर ये जो आपने खबर ड्रिप पढ़ी है ड्रिप स्टैंड के हवाले बहुत से, छोटी सी है। जो जिना अस्पताल है उसके अंदर जो पेशेंट्स का जो फ्लो है जी वो उसकी मिकदार से ज़्यादा है। ये ट्रेड से भी आ रहे हैं। जी, वो पूरे सिंध से पूरे सिंध से आ इसमें रहे लोग हैं। आते हैं और पूरा कराची जो नाकाफ़ी है जी, जी। अस्पतालों के हवाले से, सरकारी जो अस्पताल हैं, अगर वहाँ जिना अस्पताल में अगर 100 पेशेंट्स की गुंजाइश है तो वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर मैं समझता हूँ, मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए कि 500 अफराद वहाँ पर इलाज मुआवजे के लिए आते Okay, हैं, fine. तो यकीनन जब वहाँ इंतज़ाम 100 अफराद का है और वहाँ आते 500 अफराद हैं तो यकीनन फिर चीज़ों की शॉर्टेज तो होगी। ठीक है। और रही बात इलाज मुआवजे की, तो उसमें सिंध हुकूमत ने मैं समझता हूँ जो कैंसर का जो साइबर नाइफ साइबर वार्ड वो शुरू किया वो भी काबिल तहसीन है।
इसके अलावा दीगर जो मसाइल हैं, एजी साहब के साथ एक इश्तराक हुआ था ऐसा कुछ? नहीं ये तो रिसेंटली Recently इनोग्रेट हुआ है इसका। वैसे हम लोग या खासकर मैं खुद भी ना अक्सर पीपल्स पार्टी पे तनकीद बहुत करता रहा, उनके खिलाफ कामों को जरूर हाईलाइट करता हूँ, लेकिन कुछ अच्छे काम भी हैं इनके। जैसे आपका इंडस हॉस्पिटल है, इंडस हॉस्पिटल इसको उन्होंने साल में 12 रुपए देते हैं, इस वजह से वो वहाँ कैश काउंटर नहीं है। ठीक। अच्छा, खैरपुर गम्बट हॉस्पिटल है, वहाँ बिल्कुल फ्री इलाज होता है और वहाँ अच्छे अच्छे पेवनकारी होती है गुर्दों की और बेहतरीन। लियारी जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ एक हमारे अजीज गए 16 नंबर फेडरल एरिया में, वहाँ दिल का हॉस्पिटल है, लेकिन उनको वहाँ से वहाँ फौरन भेजने के लिए बोला गया, तो वहाँ लोग रेडी इंतजार कर रहे थे उनका। इन्होंने यहीं से व्हाट्सअप किया उनको सारी चीज़ें, उनका केस, और वहाँ एम्बुलेंस पे गए तो उनका फौरन ऑपरेशन का एक पैसा नहीं लगा। ये सरकारी अस्पतालों में बहुत जगह अच्छे इलाज भी हो रहा है, काम इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी पब्लिसिटी नहीं हो पाई, तो बस पार्टी वो नहीं कर सकती मार्केटिंग, क्योंकि हाँ मार्केटिंग नहीं करी। लाल बस चलती है शहर में, सबको नजर आती है, इसलिए देख रही है, लेकिन ये नहीं पता है कौन सी बस कहाँ जाती है। नहीं, आपको इंटरेस्ट होगा, आप स्टॉप रोकेंगे तो आपको पता लग जाएगा जो आप सफर करना चाहेंगे। उनके नंबर हैं R1 R2 R3 कई बार मैं सफर करता हूँ, तो लेकिन ये सफर इससे फायदा हो रहा है लोगों को, ये नजर आ रही है। कुछ चीजें अस्पताल है वो आपके सड़क पर ही है ना, वो तो एक कोने में, जैसे लियारी में, कोई खैरपुर में, कोई NICVD है, गुलशन हदीस से बस आती है चंडीगढ़ तक 100 रुपए 100 रुपए एयर कंडीशन बस में आप सुकून से आते हैं, और वो बस ऐसी जिसमें आपको बैठने, उसकी जंप वगैरह बहुत अच्छे, उसमें आपको झटके नहीं लगते। आप जब बैठेंगे, इसका खुद तजुर्बा करेंगे तो आपको बोलेंगे, और इसकी बिल्कुल वही साउंड है जो इंटरनेशनल बसें को, ये बसें बाहर से आई हैं। हाँ। अब इसके लिए अच्छा कर रहे हैं, कई जगह जो स्पीड ब्रेकर उसको खत्म कर रहे हैं या मुनासिब कर रहे हैं ताकि वो नीचे से टकराए नहीं। तो लेकिन बहुत सारी अच्छी चीजें जिसकी पीपल्स पार्टी को मुनासिब कवरेज और पब्लिसिटी करनी चाहिए, वो कर नहीं पा रही है। अस्पतालों ही करनी चाहिए ताकि जो गरीब आदमी वो या मिडिल क्लास है वो प्राइवेट की तरफ ना भागे, वो सरकारी स्कूल में। देखिए इंटरनेशनल दुनिया भर में तो ऐसी है कि प्राइवेट का रुझान तो मेरे ख्याल से हमारे ही ज्यादा है, दुनिया भर में तो सरकार पढ़ाती है। जो नंबर ऑफ पेशेंट है ना, सब मैं जिसका जिक्र कर रहा था, वो यही कि मलीर से लेके या जो नेशनल हाईवे वहाँ से लेके जिना अस्पताल के रास्ते में कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है। तो नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर जब मरीज जाता है तो वो ये समझता है, वो ये चाहता है कि मुझे तमाम वो सहूलियात मैसर आनी चाहिए जो एक आम पेशेंट को होनी चाहिए, तो वहाँ पर उसको नहीं मिल पाती, तो इसलिए वो मुआविला भी करता है। तो मैं समझता हूँ अस्पताल में मरीज के साथ जो दीगर अफराद उसके होते हैं, तो उनको थोड़ा पेशेंट रहना चाहिए और उस हमले का इंतजार करना चाहिए कि कब किस मरीज को इससे वो चीज़ फ्री हो तो वो उसे मिल जाए। लेकिन कुछ ताल्लुकात की बुनियाद पे निकलते तो वो बेचारा तो पेशेंट, हाँ थोड़ा सा ये मिसहैंडलिंग होती है, और इसमें असल हुकूमत को चाहिए कि भाई वहाँ नंबर ऑफ पेशेंट की जो तादाद है वो बढ़ाई जाए और उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, और इस तरह के जो अस्पताल है वो शहर के दूसरे कोने में भी बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जनाब अली। वक्फा बहुत ज़रूरी है, हमारे अपनी पूरी कोशिश की, हमारी पूरी टीम ने और हमारे तमाम सीनियर रिपोर्टर्स हजरात ने, कि अपनी जो रिसर्च थी, जो भी अपनी तैयारी थी, उस मुताबिक हमने अपना भरपूर, यकीन बहुत सी चीज़ें जो आपसे मिस हो गई वो आज के इस प्रोग्राम में आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद कौन आ रहा है ये ज़रा वक्त बताएगा। वक्फा सिटी एट 10। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10 के साथ आपका मेज़बान नज़र अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। और अब वक्त हुआ चाहता है जनाब अली कुछ मालूमात में इजाफा करने का, कुछ आप तक चीज़ें पहुंचाने का जिसका आपको जो है वो फ़ायदा मिल सके, क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान का आगाज़ हो रहा है और बहुत सी चीज़ों का खाना पीना भी होगा, फिर एहतियात भी करनी है और फिर ख्याल भी करना है अपने आप का। हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा नाज साहिबा, जो कि हर्बलिस्ट की हैसियत रखती हैं, 17 साल से अपनी फील्ड से वाबस्ता है, ना सिर्फ बल्कि गजाली हर्बल के नाम से इनकी कंपनी है, बहुत अरसे से चला रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, मेहमान की हैसियत से आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह बखैर। आपको भी। क्या हाल है वाले? ठीक ठाक। कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी चलती रहनी चाहिए। जिंदगी चलती रहनी चाहिए, क्या बात है। और 17 साल बीत गए। जी बीत गए। क्या सोचा था, कैसे आपने इस फील्ड में आप आए और क्या हुआ? बस ये है कि लोगों की खिदमत करने का जज्बा था। जी हाँ। और मेरी ये एक फील्ड नहीं है, मैं इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ, दुबई में मैंने रमादा का इंटीरियर किया हुआ है, ड्रेस डिज़ाइनर भी हूँ, बहुत सारी फील्ड्स हैं जो कि मैंने लिए, लेकिन इस ब्यूटी एक्सपर्ट भी हूँ। क्या बात है, क्या बात है। माशाल्लाह से हर्बलिस्ट बने, इंटीरियर डिजाइनर भी हैं। ये तो उसी में आ जाता है इंसानी तरमीम सारी और एक घर की डेकोरेशन। सबसे पहले मैं ये कहूँगी हर एक को ना अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए। ठीक। ये दूसरों को देख के कि मैं ऐसा लगूं और मैं वैसी लगूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप से मोहब्बत होनी चाहिए और अपने आप को
खुद ढालना चाहिए। आईना देख के आईना आपको सब कुछ बताता है। क्या बात है। तो उसको देख के अपने आप को उस सांचे में डालिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, नेचर से बड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अपनाते हुए हम अपनी ज़िंदगी को उसको गुजार सकते हैं। ठीक। तो आज का भी यही टॉपिक है, हम लोग जो इस तरह डिस्कस कर रहे थे कि रमज़ान की इनकमिंग है और उस पर हम क्या क्या खाएं और क्या ना खाएं। वैसे सब कुछ खाते हैं आप, आपको छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि जब बने हो घर के पकौड़े, समोसे, रोल, तो हाथ नहीं रुकता। और फिर अम्मी के हाथ की बात हो या बेगम की या फिर बहन की, तो कमाल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी अगर हम बात करें तो आप खुद बना लेती हैं? जी बिल्कुल, मैंने रमजान की तैयारी कर ली है। फ्रोजन आइटम सारे मेरे रेडी हैं जो कि मैंने खुद बना के रखे हैं। हाँ, अरे ये भी अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी एक बड़ा एक आप माशाल्लाह काम कर रही हैं, लोगों की खदमात भी कर रही हैं। तो मैडम ये बताएं कि रमज़ान शुरू हो रहे हैं, तो जैसे कि आपने अर्ज़ किया कि ज़ाहिर है लोगों का हाथ तो नहीं रुकेगा, फिर वो कहेंगे यार हमारी ये फला पिंपल्स हो रहा है, फला हो रहा है, ये हो रहा है। पहले तो वहीं से थोड़ा सा आप क्या कहेंगी डाइट के बारे में? हाँ, एक्चुअली हम लोग जो है ना, हम समझते हैं कि ये जो चीज़ें दस्तरखान पे लगी वो आज ही मिलेंगी, इसके बाद नहीं मिलेंगी। हाँ। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अच्छा खाएं, थोड़ा खाएं। और आपको पता है कि आपका मैदा कितना एक्सेप्ट कर सकता है, तो उतनी ही ग़िज़ा आपको इंटेक करनी चाहिए, एक्सेस ना लें। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हेल्दी डाइट लें। आपका वैसे नाश्ता भी हेल्दी होना चाहिए, आपकी सेहरी भी हेल्दी होनी चाहिए और सेहरी करनी चाहिए। जो लोग सेहरी नहीं करते हैं वो मतलब ज़ाहिर है वो फिर ये कि और लथार्जिक फील करते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए हेल्दी सेहरी करें। फिर उसके बाद ये है कि हम लोग जब दस्तरखान सजाते हैं अफ्तार में, तो पकौड़े, फ्राइड आइटम, अब तो मेरे ख्याल से एयर फ्राई भी आ गया, अगर चाहे तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो अच्छा, डीप फ्राई करने के बजाय शैलो फ्राई करें चीज़ों को। दूसरा ये कि घर की चीज़ें बनी हुई वो ज़्यादा खाएं। मैं बाहर के खानों को अवॉइड करती हूँ हमेशा, और क्योंकि बाहर के खानों में मिर्च मसाले इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको एसिडिटी की कैफियत शुरू हो जाती है। फिर तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि मिर्च मसाले कम खाएं। कुटी हुई मिर्चें बहुत डालते हैं शौक से लोग। वो मसाले इतने ज़्यादा होते हैं। आप बाहर का अगर समोसा सिर्फ एक ले लीजिए तो उसके अंदर कीमा कम होगा, उल्टी सीधी चीजें ज्यादा होगी। कि मसाला और प्याज का इस्तेमाल इतना ज्यादा होगा कि वो कीमा कहाँ गया आपको, और वो भी कीमा है कि नहीं है ये भी नहीं पता। बहुत गहरी बात की है। तो घर के पकौड़े समोसे बनाए वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, थोड़ी सी मेहनत दरकार है, थोड़ी कर ले, मेहनत कर ले। हाँ, और दूसरा ये चीजें कि हम फौरन जो है ना अफ्तारी करते हुए फौरन खाना पीना ना शुरू कर दे, क्योंकि मैदा सारा दिन का भूखा होता है। और वो एकदम से जब आप सारी चीजें उड़ेलते हैं मैदे के अंदर, तो उसको नहीं पता होता कि ये डिस्टर्बेंस क्या हुई है, कि सारा दिन हमने कुछ नहीं खाया, मुझे नहीं मिला। मासूम को क्या पता है कि ऊपर से क्या क्या आएगा इतने घंटों के बाद जो हो रहा है। उसी की वजह से आपकी ये जो हार्ट बढ़ने की कैफियत है वो स्टार्ट होती है। तो कोशिश करें कि आप मेरे हिसाब से तो आपको अफ्तार भी हल्की करनी चाहिए, खाना खाएं प्रॉपर। जो आपकी जेब पर भी भारी नहीं होगा अगर आपने खाना स्टार्ट कर दिया। 8 बजे आप खाना खा लीजिए, आपकी जेब पर भी भारी नहीं होगा। ये फ्रूट व्रूट सबका बाइकआउट कीजिए और सीधा आप जो है अफ्तारी खाने से कर लीजिए। क्या बात है। अच्छा, बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ रोजा जब खुलता है तो उसको हर बंदा बस पानी जूस की तरफ लपक जाता है और बहुत सारा जज्बात में आके पानी पी लेता है कि बस ना चले कि पूरा टैंक ले और वो चला। लेकिन वो उसके बाद फिर वो तबीयत में जो है वो बिल्कुल ऐसे बैलेंस आउट हो जाता है, क्योंकि ब्लोटिंग हो जाती है। जब आप पानी पीते हैं तो आपका मैदा सारा पानी से भर जाता है, उसके बाद आपकी खाने की गुंजाइश नहीं रहती है और उसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और साथ साथ मैं हमेशा ये कहूंगी तरबूज का इस्तेमाल जरा सोच समझ के कीजिएगा। अफ्तार में एकदम से तरबूज इंटेक मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप तरबूज खा लेंगे, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था कि फिर आपका स्टमक नफ होना शुरू हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं खा सकते 1-1.5 घंटे तक अगर आपने तरबूज फौरन खा लिया अफ्तार में। तो आप शरबत का इंटेक भी कम करें, हल्का मेरे ख्याल से मीठा इस्तेमाल करें उसमें। और पकौड़े अगर आपने खाना ही है तो आप शैलो फ्राई करके, पकौड़े समोसे शैलो फ्राई करके खाएं, घर की चीजें बनी हुई हो, और दलिये का इस्तेमाल ज्यादा करें। मैं हमेशा ये कहूंगी कि अगर ये जो जौ का दलिया होता है ये आप सेहरी में भी खाएं और अफ्तार में भी खाएं। और लस्सी जो है कि मैं खुद दही खुद घर में बनाती हूँ, मैं बाहर का दही भी अच्छा है। भाई एक और टोटका है तो माशाल्लाह एक खातून की हैसियत भी रखती हैं, एक माँ की हैसियत भी रखती हैं, बहन की हैसियत भी रखती हैं, तो सब चीजें माशाल्लाह अपना ही तैयार कर देगी तो बात ही अलग है। बिल्कुल यही है। आपको देखिए, आपको खुद पता है कि आप अच्छी ग़िज़ा इंटेक कर रहे हैं, आपको पता है कि मैंने जो लिया वो मेरे ही हाथ से बना हुआ है, मुझे मेरे बच्चे अगर यूज कर रहे हैं तो उन्हें भी पता है कि ये चीज, और ये नहीं है ये आज से ही, मैं अपने बचपन से बता रही हूँ कि मेरी आदत है कि एक तो सहरी करना है, लाजमी करना है, और अफ्तार में अगर कुछ बनना है तो वो अपने घर के हाथ से ही अम्मी पहले बनाती थी, उनकी देखा देखी मैंने बनाना शुरू कर दिया। क्या बात है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये सारी चीजें जो कि इंसान एक दूसरे को फॉलो करता हुआ आ रहा होता है और खूबसूरत सा किचन अपने घर वालों के लिए सजा रहा होता है और अच्छी मेज़ को सजा कर फिर बच्चों को बुलाता है कि भाई आओ शुरू करते हैं, इफ्तार करें।
क्या करें जी, शुरुआत तो खैर जैसे आपने बहुत सी अच्छी बातें कर दी कि इन चीज़ों से इज्तनाब किया जाए, फिर उसके बाद स्किन की बात आ जाती है, क्योंकि जब हम ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर स्किन आपकी जो है माशाल्लाह चमकेगी, तो शाइन करेगी बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो मैं उन खवातीन को बताऊं कि जो लोग अगर जैसे आप कुकिंग कर रही हैं और आपको स्वेटिंग आ रही है फेस पे, तो फौरन पानी ना डालें चेहरे पर। ठंडा पानी डालते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं डालें, उससे आपके रिंकल्स आएंगे चेहरे पर। अच्छा जी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये वाली। थोड़ा सा आप किसी टॉवल से या कपड़े से साफ करने के बाद फिर थोड़ी देर स्टेबिलिटी आ जाए गर्मी और ठंड की, फिर उसके बाद आप पानी से वॉश कीजिए। फौरी नहीं, फौरी तौर पे। ठीक है। और थोड़ी देर के बाद आपने जैसे देखा कि मैं हमेशा कहती हूँ एक्नी वाली स्किन को हमेशा घर में फिटकरी रखनी चाहिए। अच्छा, फिटकरी आप जहां लगाएंगे आपका, क्योंकि पोर्स है वो इनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से गंद वन सब जाके बैठता है पोर्स के अंदर, फिर वो एक्नी प्रोड्यूस होती है। तो आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गीली करके जहां आपको एक्नी हो रही है वहां आप उसको मसाज कीजिए, 1-2 मिनट के बाद पानी से वॉश कीजिए, वो श्रिंक हो जाएगा वो पोर। ये कीजिए। साथ में केले का छिलका मैं कहती हूँ ना फेंके। आप फ्रूट चाट अगर बना रहे हैं तो केले का छिलका आप निकाल के रखिए, और अंदर की जो साइड है वो आप एक्नी वाले स्कार्स पे और एक्नी पे लगाना शुरू कीजिए। आपके स्कार्स भी गायब हो जाएंगे उससे। कितनी अच्छी चीजें, और आप लोग केले के छिलके फेंकते हैं, हर चीज की हिफाजत है। आप उससे दांत भी चमकते हैं। बताएं जरा हमारे नाज़रीन को बताएं। अक्सर बेशतर खवातीन और हज़रात कहते हैं यार दांत हमारे चमक नहीं रहे, जो अक्सर बेशतर लोग तंबाकू नोशी भी करते हैं या अपना पान वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी दांत आप केले का छिलका ना फेंके, आप थोड़ी देर के लिए उसको रब करते रहिए, देखिए कि आपके दांत कैसे चमकते हैं उससे। आइडिया अच्छा है, ये अमल करना चाहिए। वेरी नाइस। खवातीन जो किचन में काम करती है तो नाखूनों बेचारी नेल्स बढ़ाती हैं, बड़ी मेहनत लगाती हैं, तो फिर मुख्तलिफ इसमें डिजीज का होना, इससे किस तरह क्या हम काट दें जन्मदानों में? क्या देखिए मैं तो काट के रखती हूँ, मैं इसलिए मैं दूसरों को भी हमेशा कभी मैंने नेल्स नहीं बनाए हैं। अच्छा। क्योंकि नेल्स जो हैं, क्योंकि मेरी फील्ड ऐसी है, क्योंकि एक्चुअली मैंने बाहर से सीखा हुआ है और बाहर मैं काम करती थी, तो अब ब्यूटी एक्सपर्ट को भी अगर उसका नेल्स बड़ा होता है तो वहाँ फौरन सू हो जाता है कि भाई आपका नेल्स लग सकता है, आपकी स्किन पे लग सकता है, तो वो नेल्स तो बढ़ाने की आदत है ही नहीं। और वैसे भी ये नुकसानदेह, बढ़ाएं तो एक हद तक बढ़ाएं, मैं इतने ज्यादा नेल्स को और नेल्स एक्सटेंशन वगैरह बहुत सारी चीजें चल गई, बहरहाल ये उनकी अपनी फील्ड है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती। इस ड्राई स्किन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ड्राई होना। ड्राई स्किन के लिए सबसे बेहतरीन आपके घर में एलोवेरा का पौधा अगर आप चाहें, बहुत 50-100 रुपए का मेरे ख्याल से वो गमला मिलता है, आप उसको उगा लीजिए। नहीं है तो कहीं से ऐसी तोड़ के ले आइए, चुरा के ले आइए और बता दीजिएगा। अच्छा, वेरी नाइस। तो ये पौधा आपके डायरेक्ट लगा सकते हैं या डाइल्यूट करके? किसी किसी की स्किन सेंसिटिव भी होती है, और मैं उसको हमेशा कहती हूँ जब आप लीफ तोड़ते हैं तो उसको पानी में डिप करके उल्टा करके थोड़ी देर रखिए, ताकि उसका जितना भी जहरीला मादा है वो सब पानी में निकल के जाया हो जाए। फिर उसके बाद उसका जेल निकाल के आप उसमें कोकोनट ऑयल मिक्स कर सकते हैं, आप उसके अंदर अलसी का जेल मिक्स कर सकते हैं। अलसी बहुत अच्छी चीज है आपकी स्किन के लिए। ड्राई स्किन तेल होता है, अलसी का तेल होता है, लेकिन अलसी अगर आपके पास घर में मौजूद है तो आप आटे में उसको पीस के वो भी रोटी भी खा सकते हैं, और अलसी को पानी में पका के अगर उसका जेल आप रेडी कर लें तो वो आप एलोवेरा जेल में मिक्स करके वो लगाइए। वॉश बेसन पे एक मैं हमेशा कहती हूँ बेसन, कॉफी और हल्दी और पाउडर मिल्क, ये 4 चीजें मिक्स करके, हल्दी बहुत कम क्वांटिटी में होगी, ये सारी चीजें मिक्स करके आप रख लीजिए, और ये आपका होममेड फेस वॉश है। ऑल टाइप ऑफ स्किन, चाहे वो एक्नी की है, चाहे वो ड्राई है तो आप उसके अंदर एलोवेरा जेल और ये अलसी का जेल मिक्स कर लीजिए। और अगर आपकी स्किन एक्नी वाली है तो आप उसमें रोज वाटर ऐड कीजिए। रोज वाटर ऐड कर लें। हाँ, ये दोनों चीजें, इससे आपका फेस वॉश आप देखिएगा आपकी स्किन भी सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी, आपके रिंकल्स गायब हो जाएंगे, आपकी पिगमेंटेशन गायब हो जाएगी, और एक्नी भी नहीं होगी। अच्छा, वेरी नाइस, माशाल्लाह। तो भाई हम लोग फिर ये जो महंगे जो आप लोग ढूंढते हैं यार, हम क्या मुँह कर, अक्सर बेशतर लोग होता था कि वो यार वो अम्मा दादियाँ हमारी की जनाब दही लगा लो, हल्दी मिला लो और थोड़ा सा दही, और वो क्या एक चीज और बेसन होता था उसका, वो भी एक है, वो ड्राई स्किन के लिए। वो ड्राई स्किन के लिए अगर दही आप यूज करेंगे तो वो ड्राई स्किन पे करेंगे, और दही को माइनस कर देंगे तो उसकी जगह रोज वाटर आ जाएगा एक्नी वाली स्किन के लिए। एक्नी वाली स्किन के लिए। हाँ। और ऑयली स्किन के लिए क्या कहेंगे, जिनका ऑयल बेतहाशा बेचारे मुंह धोते रहते हैं? ऑयली स्किन के लिए सबसे मैं कहूंगी सिर्फ बेसन भी लगाएंगे तो काफी है। और किस चीज से खाने को दूर कर दें कि जिसकी वजह से ऑयल जनरेट ना हो? देखिए, हमेशा अपने मैदे को ठीक रखें। अच्छा। अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो फौरन इसको इलाज कीजिए, वरना वो आपकी लाजमी एक्नी प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि मैं जो ट्रीटमेंट्स करती हूँ अपने पेशेंट्स के, हमेशा मैं लगाने के साथ साथ अपनी खाने की भी मेडिसिन देती हूँ, ताकि प्योरीफाई, आपका ब्लड प्योरीफाई होगा, आपका स्टमक ठीक होगा, तब आपको वो जाके काम करेंगी। वरना फेशियल्स तो आप कितने मर्जी कराते रहे, वो फॉर द टाइम बीइंग, वाइटनिंग फेशियल, हर्बल फेशियल, वो फॉर द टाइम बीइंग के लिए टाइम बीइंग होता है।
ये अगर आपने ट्रीटमेंट करना है तो इंटरनल ट्रीटमेंट भी आपका लाजमी होगा। ओके फाइन, यानी बेसिक जो चीज है, अगर हमारा अंदरूनी मामला ठीक है तो आप फिर जो इसके लिए अब जैसे अब आप एक्नी की बात कर रहे हैं जी तो हाँ। चरायता एक जड़ी बूटी आती है, चरायता अच्छा। चरायता नेपाली ले लीजिए 100 ग्राम, उसके अलावा 50 ग्राम आपने अफसनतीन लेनी है और 10 ग्राम आपने भिटकटाई लेनी है। ये 3 जड़ी बूटियां पीस के रख लीजिए, आपका एक्नी मास्क रेडी है। आप ये लगाएंगे मास्क के तौर पे रोज वाटर में ऐड करके ये पाउडर को, आप देखिए 15 दिन में आपकी एक्नी गायब हो जाएगी। आईलैशेस, ये जो हमारी पलकें होती हैं, लड़कियों बड़ी परेशान होती हैं, कॉन्शियस होती हैं, फिर लगा दी एक्सटेंशन भी आ गए, अब तो एक्सटेंशन भी आ गए। हाँ, इस मामले में जो बालों का गिरना और आंखों के पलकों का झड़ जाना, इसके लिए क्या रेमेडी है हमारे पास, या क्या ऐसी फूड है हमारे पास, या ऐसा क्या है कि हम उसका इस्तेमाल किया जाए खाने पीने में, रूटीन में? फूड तो ये है कि जिन जिन चीज़ों में ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 जैसे कि आप अखरोट में ले लीजिए, अगर आप जरूरी नहीं कि पूरे बहुत सारे अखरोट खाएं, एक गिरी अखरोट की भी आपके लिए बहुत है। और सबसे सस्ता है ओमेगा 3 मेथी दाना में होता है। मेथी दाना जी, आप रात को भिगो के अगर उसे खा रहे हैं तो आपकी इसकी तासीर ठंडी हो जाए, ठंडी हो जाए। और आप सौंफ के साथ भी मिला के खाया जा सकता है। मेथी दाना, कलौंजी, ये इक्वल क्वांटिटी में पीस के रख लीजिए। आपके लिए अगर सुबह आप खा रहे हैं 1/4 टीस्पून दोनों का आप मिक्सर जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि कलौंजी जरा गर्म होती है तासीर में, तो उसको थोड़ी लेते हैं। तो आप ये 1/4 टीस्पून डेली लेना शुरू कर दें। आपकी, मैं कहती हूँ, जोड़ों का दर्द हो गया, स्किन का प्रॉब्लम हो गया, आप किसी किस्म का भी पेन है, वो सब आपका रिजॉल्व हो जाएगा। जवान हो फिर आपकी एक्सरसाइज भी हो रही हाँ, है, कुछ अब चीजें, बुरा आदमी बेचारा पहले से घुट रहे आगे पीछे हैं, तो एक हद तक तो काम लेकिन देखिए खाने के साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है कि आपने वॉक करनी है, अपने आप को चलता फिरता भी रखना है। ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहें, क्या मेरा वजन भी कम हो जाए, मेरी सारी चीजें ऐसी बैठे बैठे सही हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सही कह रही हूँ मैं साहबा कि हर चीज बेचारी ये बता रही है, लेकिन वो बहुत प्यारी बात की इन्होंने मिस उमेरा ने कि भाई एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, रूटीन, मैदा का ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें बेहतर है तो ये सब चीजें आप अप्लाई करेंगे तो आप वहां से वहां लगेंगे, फिर बोलेंगे भाई कौन सी क्रीम लगाते हो या क्या खाते हो, जरा हमें बता दो। अक्सर इतना हमने सुना, आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया पे तो बहुत सी चीजें भी चलती रहती हैं, क्या दूध का इस्तेमाल, हल्का कैल्शियम होता है उसमें, ये बात सही है गलत की इस्तेमाल कम करें ना करें? ये हम तो बचपन से सुनते आए हैं। देखिए हम बचपन से जो दूध पीते आए वो खुला डेयरी का दूध है। ठीक है। आजकल जो दूध मिल रहा है वो प्रिजर्वेटिव केमिकल्स वाला दूध है। ठीक है। और गाय को भी आपको पता है कि किस तरह के केमिकल्स दे के और उसके बाद उनको इंजेक्शंस लगा के वो दूध प्रोवाइड होता है, तो वो आपकी हेल्थ के लिए मेरे ख्याल से ना पिए तो ज्यादा अच्छा है, पियेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, नहीं पियेंगे तो ज्यादा अच्छा है। उसकी जगह हम बहुत सारी जगह सोयाबीन मिल्क होता है, आप सोयाबीन आते हैं, उसको आप जैसे रात को भिगो दें और सुबह आप उसको ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे तो ये मिल्क इसका आप छान लेंगे तो ये रेडी है आपका। ओके फाइन। ये पी सकते हैं। कोकोनट मिल्क आप घर में बना सकते हैं। और किसी अच्छी डेयरी से आप ऐसा राब्ता कीजिए जहां आपको फ्रेश मिल्क मिले, वो बॉईल करके, क्योंकि हमने बचपन में वही दूध पिया हुआ है, बॉईल करके जर्म्स खत्म हो जाते हैं, वो पिए आप, आपकी हड्डियों के लिए भी वो बेहतरीन है। ये वाला जो प्रिजर्वेटिव वाला है ये मतलब मैं कहूंगी कि ये बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। प्रिजर्वेटिव वाली चीजें ले, कभी कभी जैसे चाय में इंटेक कर लिया, कभी कभी ले लिया, लेकिन कोशिश करें कि आप डेयरी से, किसी अच्छी डेयरी से आप दूध और दही का इस्तेमाल जो करें। मैडम अफ्तार के बाद फौरन चाय, हम अक्सर बेशतर घरों में देखते हैं कि चाय या फौरन चाय ले आओ भाई अफ्तार। मैं तो अफ्तार से पहले चाय चढ़ा देती हूँ। क्या बात है। देखिए अब ये तो आदत है, इंसान चाय के बगैर रह नहीं रह सकते। क्या कहेंगी चाय का इस्तेमाल? बहुत से लोग कहते हैं नहीं यार दूध मिला दिया तो अब मामला खराब हो गया, नहीं ब्लैक टी पी लें। नहीं, डिपेंड करता है। आप चाय दूध वाली भी पी सकते हैं, मैं तो दूध वाली ही पीती हूँ, लेकिन मेरा जो होता है मिल्क जो होता है वही खुली डेयरी का मिल्क होता है, मैं डब्बे का दूध नहीं यूज करती हूँ। और यह है कि डिपेंड करता है, आप अगर काली चाय पीना चाह रहे हैं आप काली चाय पिए, लेकिन ये बस एक हमारे जाहिर है हमारी जो ब्रेन से ताल्लुक होता है ना इसका टी का, तो वो कॉफी या टी हमें सुबह और शाम 2 टाइम चाहिए होती है, तो उससे ये होता है ना कि अब एनर्जी आ गई चाय पिए तो। ये कराची वालों की आदत है। कराची वालों की आदत है, हकीकत है। मैं सुना है हमारी बातचीत चल रही है और बड़ा ज़बरदस्त अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, टोटके भी बता रही हैं और फायदे भी बता रही हैं। वक्फा मैडम हम यहाँ पे लेंगे, फिर मजीद आपसे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारा जब अफ्तार खा लिया जाएगा तो फिर मैदा जो मासूम सा है उसको एसिडिटी का शिकार भी हो सकता है। इसके लिए इनके पास क्या क्या और बहुत कुछ है, लेकिन वक्फा बहुत ज़रूरी है सिटी एट 10 के साथ। ओके जनाब अली, वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10 के साथ आपका मेज़बान नज़र अली बेग अपनी खिदमत में हाजिर है। सबसे आगाज़ है और सबसे बहुत से सारे मामला का आगाज़ हुआ चाहता है और हो चुका है। बहुत से लोग रमा दमा अपनी ज़िंदगी की जानिब बहुत कुछ पाने की तलाश में, जनाब अल्लाह ताला उनके साथ, हमारी दुआएं उनके साथ और आप हमारे साथ। जनाब अली आज हम यहाँ सिटी 21 पर और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली हुमैरा नाज साहिबा। जैसे कि हम ब्रेक से पहले ही हमारी डिस्कशन चल रही थी, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना जो है
और उस पर फिर लोगों खाना पीना सब चीज़ें आ जाती हैं, फिर स्किन केयर भी आ जाती है, फिर उसके बाद अगर बात करें मोटापे की बात करें, फिर खाने पीने की बात करें, और फिर बेताशा मैदे फिर कर डालते हैं हम, तो उससे किस तरह इज्तनाब के जो सारी बातें चल रही थी, 17 साल से अपनी फील्ड से वाबस्ता है। गज़ाली हर्बल इनका जो है वो ब्रांड है, कंपनी है माशाल्लाह, जो काफ़ी सालों से अपनी फील्ड को चला रही हैं, अपनी बहुत बेताशा इनकी प्रोडक्ट्स हैं जो कि माशाल्लाह आप लोगों की चीज़ें बनी हुई है, आप ऑर्डर कर लेते हैं, मंगवा लेते हैं और इनको मुख्तलिफ चैनल की भी देखते रहते हैं। मैडम, हम ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे, स्किन बड़ी एक मैटर करती है, स्पेशली ख़वातीन में और मर्द, फिर आउटडोर हम जाते हैं, सन, फिर फेस वॉश, तो अभी हमारे पास मैं देख रहा हूँ आपके पास काफ़ी चीज़ें माशाल्लाह जो हर्बल कुदरती आइटम्स जो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो आप कह रहे हैं ना कि आप मर्द हजरात जो बाइक पर जा रहे होते हैं और उनका फेस ऑयली होता है, जिसकी वजह से जो है सनबर्न सबसे ज़्यादा होता है, ब्लैक हो जाती है फेस की स्किन, हाथों की स्किन, उसके लिए सबसे बेहतरीन है ये आपके पास ग्रीन टी। ग्रीन टी आपने 1 चम्मच 1 कप में ग्रीन टी पका के स्प्रे बॉटल में रख लेनी है, सिंपल। कुछ डालना चाहें तो लेमन स्क्वीज कर दीजिए, ये आपका होममेड सनब्लॉक रेडी है। अच्छा, आप चाहे महंगे महंगे जो सनब्लॉक्स हैं आज सब पकड़ के मुझे मारेंगे मैं इतनी इजी रेमेडीज बता रही हूँ, सब कहेंगे ये हमारे क्या उस पे रोजी रोटी पे लात मार रही है। ऐसा नहीं है, रिस्क तो सब में अल्लाह ताला ने दिया, सब याद है। हाँ, जी, प्लीज। तो ये इसका कावा बना के आप 2 घंटे का होता है, जो सनब्लॉक होता है वो 2 घंटे चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता। तो आप स्प्रे करें, जो ख़वातीन हैं वो स्प्रे करने के बाद मेकअप जो है वो यूज़ कर सकती हैं, एंड देन वो बॉटल आप घर अपने साथ रख सकते हैं। ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप स्प्रे करें और बाहर निकल जाएं। गर्म पानी में बॉईल करें या दाल के नहीं, पका के ठंडा करके फिर आपने स्प्रे बॉटल में छान के रखना है इसको, ठीक है ना। ये आपका होममेड होता था मैडम, हम कहते थे कि भाई आधा घंटा पहले सनब्लॉक लगाया जाए, तो इसको भी वैसे ही सच कुछ नहीं है, आप लगा के तो खुद ही ड्राई हो जाएगा ना, आपने साफ थोड़ी करना है चेहरे को, फिर आपने स्प्रे किया और आप बाहर निकल गए, हवा अपने खुद ही हो जाएगा। वो ड्राई करें पंखे की हवा में, या उसको ड्राई करने के बाद आप इसके ऊपर कॉम्पैक्ट लगाएं, आप इसके ऊपर प्राइमर लगाएं, जो भी लगाएं, आप एक कोट आपकी लग गई, उसके बाद आप इसके आपकी स्किन भी डैमेज नहीं होगी इससे। शादी में जाने वाली खवातीन या किसी इवेंट में या न्यूज़ एंकर हमारी खवातीन, बिल्कुल, बल्कि ये जो ये लाइट्स हैं ये भी आपके लिए नुकसानदेह होती हैं। बाकी ये क्या इम्पैक्ट डालती होंगी, मतलब ये बेसिकली जो हमारी स्किन की लेयर्स होती है ना, जो अपर लेयर होती है वो इनको बर्दाश्त नहीं करती है, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है हमारी लेयर। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने ज़ाहिर अपर लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अप्लाई करना होता है। अगर हम सिंपल सारी चीज़ें डायरेक्ट अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो वो लेयर जो है वो आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, तो हम उसकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। इसलिए लोग गोरा होने के लिए ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं, क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी लेयर देखिए ब्लीच की मैं ऐसे मिसाल देती हूँ कि हम कपड़े धोने का ब्लीच कभी यूज़ करते हैं, कलर वाले कपड़े पे अगर एक ड्रिप भी गिर जाता है तो वो कपड़ा वहाँ से फट जाता है, वाइट हो जाता है, रंग उड़ जाता है, तो वही हाल हमारी स्किन का भी होता है। तो अगर आप वो लगाते हैं तो आप स्किन आपकी डैमेज हो जाती है, बिल्कुल कुछ करने के लिए नहीं रह जाता अगर आपने ब्लीच लगा दिया है तो कोशिश करें ब्लीच से अवॉइड करें। अगला हमारे पास मैडम क्या चीज़ है हमारे लोगों के लिए, आपके लोग बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इसके लिए ये है कि खाना पीना कंट्रोल में कीजिए। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको स्किन की जो वो बता रही थी ना, ये मिक्स करके जो मैं बता रही थी, शहद का असली शहद वाली बात बीच में आ गई। हल्दी और शहद हमने मिक्स करके ये जो लगाया है, ये आपने मिक्स करके आपने जहाँ आपकी स्किन बर्न हो गई है ना, वहाँ आपने ये पैचेस पे ये लगा लेना, चाहे वो फेस हो चाहे आपकी, ज़्यादातर फेस बर्न हो जाता है, ज़्यादातर लगा के थोड़ी देर छोड़ दीजिए। शहद में अल्लाह ताला ने ऐसी खुसूसियात दी हैं कि कीड़े का कांटा भी जो होता है वो अगर खाली शहद भी लगा लिया आपने तो वो थोड़ी देर बाद सही हो जाता है शहद लगाने से। तो आप शहद से ये काम भी ले सकते हैं। शहद और आपने हल्दी दो के मिलाप से आपने बिल्कुल तैयार किया। बिल्कुल, ये एंटीबैक्टीरियल है और शहद में आपको पता है मॉइस्चराइजर भी होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप दोनों मिक्स करके लगा सकते हैं। अच्छा, एक मैं यहाँ बता रही हूँ, अब रमज़ान आ रहे हैं, वही बात हो गई कि रमज़ान के हिसाब से मुझे कुछ चीज़ें बतानी है। मैंने यहाँ पर लेना है 1 कप पानी, ये चूल्हे पे चढ़ेगा। अभी ज़ाहिर अभी मैं बता नहीं सकती कि चूल्हे पे किस तरह डालेंगे। थोड़ी सी मैंने अदरक ली थी इसमें, ये अदरक काटी है, इलायची ली है 2-3, एक छोटा स्टिक मैंने सिनेमन लिया है, दालचीनी, और इसके अलावा मैं तकरीबन ½ टीस्पून इसमें ज़ीरा लूँगी। अच्छा, तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है। ठीक है, ये डाल दीजिए आप और इसको पकने के लिए चढ़ा दीजिए। पकने के बाद आपने इसमें लेमन स्क्वीज करना है, हाफ लेमन स्क्वीज करना है, और ये आपका पकने के बाद ये जो है आधा रह जाएगा। जब आपने पीना है कब, जब खाना खा लें आप,
अच्छा, चाहे वो रात का टाइम हो चाहे वो दिन का टाइम हो, खाने के बाद आपने ये 1 कप पीना है। इससे आपका क्या होगा, एक तो जो जहाँ पूरी जिस्म में आपकी चर्बी जहाँ पर भी है, ठीक है। फैट कटर है ये बेसिकली, ठीक है। और आपका डिटॉक्स वाटर भी है, क्योंकि डिटॉक्स आपकी बॉडी के अंदर जितना भी गंद है ना जी हाँ जी। ये उसको काट देगा, निकाल देगा। ठीक और वेट आप देखिएगा कि अगर आप लगातार 2 टाइम पी रहे हैं तो आपका वेट 15 से 20 दिन में कम होना शुरू हो जाएगा, जो जिन लोगों की चर्बी से वेट बढ़ा हुआ है। हाँ, एक तो वो अच्छा कुछ कहते हैं कि निहार मुंह भी कुछ ऐसे कोई गर्म पानी निहार में मुंह नहीं। वो एक्चुअली पता है, निहार मुंह जो लेमन वाली चीजें होती है ना, मैं निहार मुंह उसको मना करती हूँ लेने के लिए, क्योंकि आपका देखें जितने भी मेरे पास अभी पेशेंट्स आ रहे हैं ना, उन सबको कहीं ना कहीं एसिडिटी का प्रॉब्लम है। आपका मैदे का प्रॉब्लम जिस किसी को भी है उसको निहार मुंह एसिडिटी वाली कोई चीज़ नहीं लेनी है, एसिटिक एसिड वाली, लेमन आपने नहीं लेना है। हाँ, अगर आपका मैदा खराब है तो आप दही ले सकते हैं, वो भी घर का जमा हुआ दही, अगर आप सुबह 4 चमचे खा लें तो आपका जो मैदे का प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। दही तो उसके अंदर बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, एसिडिटी, क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान में तो सब चीज़ें इंसान खा रहा होता है, और बहुत से घरों में जब जहाँ गैस नहीं आ रही, जहाँ इशूज़ हैं, खैर अब तो कह दिया है कि भाई अफ्तार और सहर में जो है वो गैस मिलेगी आपको, तो ये भी एक बड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट है आपको याद रखने का टाइम का कि हम इसमें मशगूल रहें। ये वो दौर है कि जो ना देखा वो अब देख रहे हैं, वो अब देख रहे हैं हमारे बच्चे देख रहे हैं। हमारे बच्चे देख रहे हैं, ये दौर वाकई बड़ा कीमती दौर है, बहुत अच्छा है। अच्छा जी, तो ये सारी चीज़ें, डार्क सर्कल का आपने बता दिया माशाल्लाह, कलर के लिए भी बता दिया, स्किन के लिए, स्किन का बता दिया, फेस वॉश आपका। फेस वॉश। अच्छा, आपने जो बताया कि डिटॉक्स के लिए अब रोज़ों में हम जब अब उस वक्त फिर तो खाने के बाद आपने कहा किया, हाँ, जैसे आप इफ्तार कर लेते हैं ना, तो इफ्तार के बाद आप 1 घंटे के बाद आप ये पी सकते हैं। जिन लोगों का वेट बढ़ा हुआ है उसके लिए कह रही हूँ मैं ये कि वो लोग लीजिए ये, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं है। इसमें अदरक है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंट्रोल करेगा बेसिकली। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, जैसे अगर उन्होंने इफ्तार की और फ़ौरन उनका हार्ट बर्न शुरू हो गया, तो फ़ौरन थोड़ी देर के बाद आप सादे पानी के अंदर आधा ग्लास पानी लें, 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डाल दें उसमें, ओके फाइन, वो आप पी लें, आपका जितनी भी एसिडिटी है वो सब ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। वो आप पीना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब ये कि ये डेली ना लें, जब जब आपको ये प्रॉब्लम हो रही है आप जब ले सकते हैं। एक सवाल जाते जाते कि अक्सर वैसे जब अब ये सब चीज़ हम खाएंगे तो ज़ाहिर है ये मासूम सा पेट जो है ये जो है वो मर्द हज़रात का परेशान होते हैं, मर्द भी, खवातीन का भी होता है। तो अब उसके लिए क्या करें? एक चीज़ तो ये बताएं, क्या ऐसा काम, एक तो हम वॉक नहीं करते माशाल्लाह से, खाते पीते रहते हैं, और दूसरे मैंने यही कहा कि वॉक ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें आप देखें, ग्रीन टी एक तो बनी बनाई मिलती है, आप घर में जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। हाँ, एक तो खड़ी, जैसे ये मैंने लिया ना, ये ग्रीन टी आपके पास बनी बनाई मिल रही है, ठीक है ना। एक आपके पास आप घर में नहीं है कुछ भी, आप पुदीना सुखा के रख लीजिए। अब जैसे आप कह रहे हैं ना कि ब्लोटिंग हो रही है, और ये सूखा पुदीना लीजिए 1 टीस्पून, और उसके अंदर आपने इलायची डाली, थोड़ी सी दालचीनी डाली 1 कप पानी के अंदर, और 1 लौंग, ये पका के आप ये कावा पी लीजिए। आप देखिए कि आपको ब्लोटिंग भी नहीं होगी, ये जो खाया पिया सारा हजम भी हो जाएगा। चाहे तो इसमें फ्यू ड्रॉप्स आप लेमन के भी डाल सकते हैं। और बैड स्मेल के लिए क्या करें? बैड स्मेल हमेशा मैदे की प्रॉब्लम से ही आती है, बैड स्मेल। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अपना मैदा ठीक रखना है। मैदा जब ठीक रहेगा, सेहरी में हमेशा याद रखिए, मैं तो हमेशा, मेरी आदत है कि मैं जैसी सेहरी कर लेती हूँ तो मैं 1 से 2 इलायची खा लेती हूँ, अच्छा, ताकि आपके ये बैड स्मेल भी नहीं रहेगी और आपको प्यास भी नहीं लगेगी। प्यास के ओके फाइन, तो ये आपने सारी चीज़ें बता दी हैं और आपने यकीन उसको मेंशन कर ली होंगी, लिख ली होंगी, और सब कुछ, क्योंकि ज़ाहिर है रोज़े आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें जो आपकी जो बेसिक नीड पर हमने कोशिश की जिस हद तक इस प्रोग्राम में समेट सकें आपके लिए समेट लिया है। लेकिन अब भी बहुत कुछ बाकी है एयरफॉल, क्योंकि अब सर्दियाँ गर्मियाँ मामला, एक तो कराची में हमारा मसला है कि कभी रात में जो है थोड़ी सी ठंड है, दोपहर में गर्मी है, इंसान गंगा नहीं है, कंफ्यूजन का शिकार है। जानेंगे, ज़ाहिर है इसमें भी स्किन का मामला आ जाते हैं, हेयर फॉल का इशू आ जाता है, डैंड्रफ का इशू आता है, मुँह के बालों का होना, और जनाब अली बालों का बारीक हो जाना, बेतहाशा केमिकल का इस्तेमाल करना, उस पर भी बात करेंगे। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा खिदमत होंगे सिटी एट 10 नज़र अली बेगम के साथ। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10 के साथ आपका मेज़बान नज़र अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब अली, उम्मीद तो दुनिया कायम है और हर इंसान किसी न किसी से उम्मीद बांधे बैठा है। तो जनाब उम्मीद बिल्कुल बांधी है, और उससे पहले कि उस परवरदिगार जिसने ये कायनात को तख्लीक किया है जनाब, तो सारी दुआ उससे मांगी। तो वसीले तो दर बदर बहुत सारे हैं, बड़े जीनियस लोग भी हैं, और वो ऐसे लोग भी हैं जो वाकई जनरली आपको जो है वो मशवरा देते हैं कि कहाँ जाना है, किधर जाना है, क्योंकि बहुत से नौजवान तबका जो हम देख रहे हैं
वो मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। ना सिर्फ बल्कि अपना बिजनेस को भी अगर बात करें कि क्या करें, क्या है जॉब करें, अगर हम दूसरे ममालिक में जा रहे हैं, या कि अगर कारोबार मेरा यहाँ इतना बड़ा सेट है तो अगर मैं दूसरे ममालिक में शिफ्ट होता हूँ तो वहाँ क्या ये वाला कारोबार बेहतर रहेगा नहीं रहेगा। वैसे तो उस रब्बुल कायनात को मालूम है कि क्या आपके लिए बेहतर है और क्या नहीं। तो अगर कोई चीज़ ना भी हो तो सब्र शुक्र कर लीजिए, वो शायद उससे कई ज़्यादा बेहतर जो इस वक्त आपके पास है वो उससे कई ज़्यादा मिल सकता है जो भी आपके पास। लेकिन हम गुमान अच्छा करें, दुआ कीजिए और जो आपके ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला उनको भी पूरा करें। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ज़ाहिर शुरू में जो मैंने तमीज़ बांधी है उससे यकीनन आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। बैरिस्टर की हैसियत रखते हैं, 15 साल वाबस्ता हैं अपनी फील्ड से। ना सिर्फ अगर हम बात करें इमिग्रेशन की तो अक्सर बेशतर हम सवाल करते हैं इमिग्रेशन का क्या होगा, क्या दरकार होगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या मुझे इतने पैसे क्योंकि हमारे यहाँ लोअर एंड मिडिल क्लास जो है वो हम देख रहे होते हैं ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा शिकार है थोड़ा परेशानी का कि यार मेरे पास इतनी तालीम तो हो गई है, आगे तरीका ये सारी इस पर बात करेंगे। तो हमारे साथ जनाब लिए मौजूद हैं शाहरुख अब्बास साहब, जिनकी माशाल्लाह एक कंपनी भी है कनाडा में। इस सवाल से बात करेंगे, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर, कैसे सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। एक सब आप सुनाएं कैसे आप? करम वाले का दुआएं चाहिए परवरदिगार का। आज आप कनाडा से यहाँ आ गए हैं और नौजवानों की निगाहें शाहरुख भाई पे हैं। वही शाहरुख साहब आ गए हैं तो यार मिलना है, जुड़ना है, तो मामला को तय करना है। सर क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इस वक्त नौजवान तबका जो है और वो जो कारोबारी शख्सियात हैं वो मूव करने का सोच रहे हैं और कुछ जज्बाती हैं, बस निकल जाओ चले जाओ। तो पहले तो हम बात करते हैं जो सोच रहे हैं, क्या सर तरीक़ेकार है, क्या होगा, कैसे होगा, इमिग्रेशन क्या हो रही है नहीं हो रही सर? बहुत शुक्रिया जी। जैसे आपने पहले अपने इंटरव्यू में बताया कि लोगों ने जब इमिग्रेशन करनी होती है तो उनके पास फर्स्ट चीज़ देखना है कि मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है। आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए क्या ऑप्शन है, आप अगर जॉब कर रहे हो तो क्या ऑप्शन है, आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो क्या ऑप्शन है। जो मसला है यहाँ पर ये कि लोग अपनी प्रोफाइल और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के मुताबिक डिसाइड नहीं करते उन्हें कौन सा प्रोग्राम या कौन सा कंट्री सूट करेगा, बल्कि वो डिसाइड करते हैं कि जी जो भी कोई हमें फर्स्ट अर्लीस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी दे दे हम उसको अवेल करके यहाँ से निकलना चाहते हैं। तो ये डेस्परेशन जो है इसको साइड पर रखकर स्टूडेंट्स को या इवन प्रोफेशनल्स को, एंटरप्रेन्योर्स को ये देखना चाहिए कि हमें आगे अपने फ्यूचर को वापस सेटल कैसे करना है। और हमारी इमिग्रेशन फर्म एस लगी इमिग्रेशन सोल्यूशन बेसिकली स्पेशलाइज्ड ही इसी काम में है कि वी हेल्प पीपल इन बिजनेस माइग्रेशन। वी ऑफिस कनाडा, दुबई, पाकिस्तान में कराची में, इस्लामाबाद, बहुत प्लेसेस वी आर। तो इस नेटवर्क के साथ मेरी अक्सर लोगों से कंसल्टेशन जब मैं करता हूँ तो मुझे ये रियलाइज होता है कि लोगों को एक तो प्रॉपर अवेयरनेस ही नहीं है। दे डोंट नो कि इमिग्रेशन के एक्चुअली कुछ जेन्युइन रूट्स भी हैं जिससे आप पाकिस्तान में बैठे बैठे एज ए PR बनकर बाहर जा सकते हैं। तो लोग यूजुअली इलीगल वेज इस्तेमाल करते हैं या दे गो ऑन रॉन्ग प्रोग्राम्स। तो उस सारी चीज़ों को हेल्प आउट करने के लिए हमारी टीम और मेरी पूरी टीम लोगों को हेल्प आउट करती है। ओके फाइन, वेरी नाइस सर। बहुत से लोग हमारे हैं जैसे आपने बड़ी प्यारी बात की कि हम सोचते नहीं हैं हमने जाना कहाँ है, लेकिन बस किसी को देखकर हम कहते हैं यार, जैसे हमारे अगर बात की कोई एक अच्छा फ़ोन आ जाए तो हम कहते हैं बस यही लेना है। अच्छा जी ये होंडा मोटरसाइकिल है तो बस यही अच्छा है। मतलब हम एक सॉरी कहेंगे कि वो क्या कहेंगे पत्थर पे जो वाला हिसाब होता है। तो क्या ऐसा मतलब जो वो लोग जिनको नहीं मालूम वो जद में आ जाते हैं जी, तो उनके लिए क्या ऐसा किया जाए कि कौन सा रुख? बहुत से लोग कहते हैं यार मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, वहाँ शायद वीज़ा जल्दी मिल जाता है, अमेरिका चला जाता हूँ, मतलब सेफ हो जाऊँगा, डॉलर में पैसे कमाऊँगा, घर भेजूँगा, बहुत अच्छा रहेगा। उनके लिए जो यहाँ तालीम मुकम्मल कर चुके हैं अब उनको सही पाथ नहीं मिल रहा कि यार कितना बैकअप होना चाहिए, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? देखिए इसमें आपने कोई शक नहीं कि कनाडा या USA आता वन ऑफ द सेफेस्ट एंड आई वुड से प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन फॉर एनी इमिग्रेंट। तो लेकिन अब आपने जाना कैसे है और क्या आपको देखना है, वो सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले अगर आप स्किल माइग्रेट करना चाहते हैं तो आपको ये देखना है आपकी एज क्या है, एजुकेशन क्या है, आपकी लैंग्वेज स्किल्स अडॉप्टेबिलिटी कितनी है, आप इंग्लिश या फ्रेंच में कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, और लास्टली कि आप की एक्चुअली स्किल्स सेट ऑफ स्किल्स क्या है। तो मैं अगर आपको बताऊँ आइडियल कैंडिडेट वो है जो अंडर 30 जी, जिसकी मास्टर एजुकेशन है, जिसके पास एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस है और जो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 777 स्कोर ही कैन अवेल दैट्स द आइडियल कैंडिडेट। अच्छा, अब हर कोई आइडियल कैंडिडेट नहीं है तो उसको क्या करना है, उसके लिए फिर आपको देखना है कि मेरे एक्चुअली प्रोफाइल में कहाँ पे मैं लैक हूँ। मैं एज में मेरे पॉइंट कम हो गए हैं या एजुकेशन में कम है। अगर एजुकेशन में कम है तो मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, कोई जगह इम्प्रूव हो सकती है या नहीं हो सकती। और देयर आर एडिशनल वेज जहाँ पर फिर हमारी लॉ फर्म आपको हेल्प करती है
अगर आपके स्कोर्स कम हो तो वी हेल्प यू इन अरेंजिंग सम एम्प्लॉयमेंट्स देयर, विल गाइड यू देयर। जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा में एक फोरम है जॉब बैंक कनाडा, वहाँ पर इस वक्त कनाडा में एटलीस्ट 110,000 जॉब्स आर रफली अवेलेबल। तो आप उन जॉब्स पे अप्लाई करके अपने लिए भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स अक्सर लोगों में देखा है कि वो डेस्परेट मेजर्स में जाकर जी मैं तो विजिटर पर चला जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दे आफ्टर लैंडिंग देयर दे गॉट सो मेनी स्वेयर प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपके पास कोई स्टेटस नहीं है, यू आर नॉट सिटीजन, यू आर नॉट पीआर एंड यू हैव नो ऑथराइजेशन टू वर्क। तो सिस्टम आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, यू आर नोबडी। तो उन सारी सिचुएशंस में जाकर लोगों को बड़ी स्ट्रगल होती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि आप पहले अपनी प्रोफाइल को असेस करें, अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को समझें, देन इसको मूव करें। इसी तरह जो बिजनेस के लोग हैं उनके लिए फिर हम ये देखते हैं कि बिजनेस पर्सन जो है आया इसकी पहले यहाँ पर अगर कंपनी है तो ये उसका बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता है। अगर बिजनेस पहले नहीं है यहाँ पर तो इस आइडिया के बेस पर ही कैन क्रिएट सम इनोवेटिव प्रोग्राम्स देयर। तो बहुत सारे रूट्स हैं, स्पेसिफिक प्रोफाइल बाय प्रोफाइल। बट बात यह है कि आपके लिए जैसे सूटेबल है वो किसी दूसरे के लिए नहीं है। तो हर एक को अपने अपनी प्रोफाइल के मुताबिक चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। इंटरनेशनल सतह पर हम पाकिस्तानी सोच ना रखें, हम थोड़ी डिफरेंट वहाँ के एतबार से हम काम किया जाए कि हम क्या कर सकते हैं। तो सर कोई ख़ास अगर जैसे कोई नया बंदा है कारोबार जो ऑनलाइन, आप आज के दौर में ऑनलाइन के लोग बहुत से लोग कहते हैं यार पाकिस्तान बैठ के आप डॉलर जी जी, लेकिन बहुत से लोगों को नीड होती है कि नहीं यार आई थिंक टू मूव अब्रॉड और उसके बाद हम काम करें। तो उन लोगों के लिए ऐसा आईडी मतलब क्या कंपनीज, एक तो कंपनीज का बुलाना एक अलग बात आ जाती है, एक सेल्फ बिजनेस। देखिए अगर आप पाकिस्तान में पहले कोई भी कंपनी बिजनेस आपका रजिस्टर्ड है, आप काम कर रहे हो जी, तो उस सिलसिले में कनाडा आपको ये ऑफर करता है कि WTO के तहत, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत आपको दे अलाउ यू टू ओपन अ ब्रांच ऑफ दैट बिजनेस इन कनाडा, and by opening that branch you can transfer yourself from Pakistan to Canada. It's very simple, straightforward process. थोड़ी बहुत इसमें पेपर वर्क है, all you have to prove कि जो बिजनेस जिस पे आप काम कर रहे हो that business is viable in Canada, कि आप उस बिजनेस की वहाँ पर कुछ स्कोप देखते हो, उसके लिए कोई आपके लिए कोई ऐसा प्लान है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर लोगे। तो यूजली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT, सॉफ्टवेयर बेस्ड बिजनेसेस, इनकी बहुत डिमांड रहती है वहाँ पर। और बाकी भी ट्रेड के बिजनेसेस, प्रोफेशनल, कंस्ट्रक्शन, ऑल ऑफ द बिजनेसेस जिसमें कुछ ना कुछ स्किल इन्वॉल्व है, वी आर वेलकम देयर। कारोबारी के लिए कोई ऐसा तो नहीं कि जैसे हम देखते हैं कि यार मास्टर जिस आपने किया कि 30 अंडर 30 जब मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद हम कारोबारी शख्सियात में पाकिस्तान में एजुकेशन हमारे माशरे में एक रहा है कि 6ठी जमात 8वीं जमात मैट्रिक और खलास, उसके बाद आगे कुछ रहा नहीं। तो ऐसे में कोई रुकावट नहीं आती कारोबारी में, कनाडा में, यूरोप साइड इधर? मोस्ट ऑफ टाइम आपको एजुकेशन आपके एक्सपीरियंस से कंपनसेट हो जाती है। अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आपने 5-10 साल से आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, आप एज ए CEO, एज ए डायरेक्टर समवन काम कर रहे हो और अपनी प्रोफाइल इस्टेब्लिश कर सकते हो, तो एजुकेशन कंपनसेट हो जाती है। बिजनेस में, बिजनेस माइग्रेशन में एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन इट्स नॉट समथिंग कि जिसके बगैर आप काम कर नहीं सकते। आइडियली अगर आपके पास एटलीस्ट 12th ग्रेड भी पास हो, दैट्स वर्क्स आउट। अच्छा जी, दैट्स हाउ इट वर्क्स आउट। ओके फाइन। और सर इमिग्रेशन के लिए हमें देखते हैं कि अक्सर सवाल ये आता है कि लोग सोचते हैं यार हमें मूव करना है तो यार वो इतना बैंक बैलेंस का होना और ये सब चीज़ें, फिर वो लोग इधर उधर से जो है वो फेक कर रहे होते हैं। तो इंटरनेशनल सतह पर तो मैं नहीं समझता कि ये सब चीज़ें जो हम यहाँ कर रहे हैं इसको किस निगाह से देखते हैं और क्या पैगाम देना चाहते हैं उन नौजवानों को जो ये थोड़ा सा मामला बेचारे, क्योंकि वो भी मजबूर हैं, उनको भी बैंक बैलेंस क्रिएट करना है, कितनी नीड होती है हमें? एक्चुअली ये ना, ये आप हर प्रोफाइल के लिए सेपरेट है, हर बंदे के लिए गेम सेपरेट है। स्किल माइग्रेशन में आपको फंड्स की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने स्किल की ज़रूरत है, आप अपने स्किल पे फोकस करें। फंड इज वेरी बेसिक थिंग। इन सम केसेस जब आपके पास वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी अरेंज्ड हो, आपको कोई फंड नहीं दिखाने। अगर आपके पास आपको एम्प्लॉयर वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है या आपने एक ऐसा बिजनेस सेटअप स्ट्रक्चर किया जिसमें आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो आपको कोई फंड नहीं दिखाने। इसी तरह बिजनेस माइग्रेशन में अगर आपने बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस प्लान में ये डिस्क्राइब करना है कि भाई मेरा बिजनेस इतना एक्सपेंस है, इतना रेवेन्यू है और दिस मच इज द डिफरेंस व्हिच आई एम ब्रिंगिंग इन। तो आपको क्लियर होना चाहिए आपके पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है आपका बिजनेस प्लान। आपका जो है वो इमिग्रेशन से एक बड़ा गहरा एक तो इमिग्रेशन में कौन सी ऐसी मुश्किलात या वो ऐसी गलतियाँ जो आम पाकिस्तानी कर रहा है आपकी निगाह में, जिसको नहीं करनी चाहिए? 3 मेरे हिसाब से 3 है। पहली चीज़ तो ये है कि वी थिंक कि हमने अब लॉयर या कंसल्टेंट हायर कर लिया, हमारी जॉब ख़त्म हो गई। वी डोंट वांट टू कोऑपरेट इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। बल्कि अक्सर क्लाइंट कहते हैं हमने आपको फीस दे दी है तो डॉक्यूमेंट किस चीज़ के? सो दिस इज़ रॉन्ग। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड अदर पर्सन। आप की एक ड्यूटी है और एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें अपनी परफॉर्म करनी है। सेकेंडली लोग जो ना पेशेंस नहीं है, ये कहते हैं कि जी आज पासपोर्ट ही आया तो कल काम हो जाए। तो दिस इज इमिग्रेशन इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगती है। एंड प्लस लोग जो है ना कहीं अपने
एजुकेशन को, स्किल को मेंटेन नहीं कर सकते। अब एक बंदा कहता है जी मैं डिग्री तो आईटी की है पर काम मैं सेल का कर रहा हूँ, दैट डजंट रिफ्लेक्ट यू। सॉरी से मैं आगे बात नहीं कट करूँगा। हमारे यहाँ एक सबसे बेसिक इशू जो नज़र आता है, क्योंकि हमें तो रिक्वायरमेंट होती है हमें घर चलाना है, जी और हमने मार्केटिंग पढ़ा, हमने सेल पढ़ा, जॉब कुछ और कर रहे हैं। एचआर का बंदा फाइनेंस में, फाइनेंस वाला मार्केटिंग में, मिक्स चल रहा है। अब कनाडा में क्या है कि वो कहते हैं कि जी आप, हमें कोई मसला नहीं, आप कोई भी काम करें, हमने हर काम के लिए एक नाक कोड बना दिया, लेकिन अगर आप एक काम कर रहे हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन है। आपके पास अगर वो क्वालिफिकेशन है तो हम आपके एक्सपीरियंस को काउंट करेंगे। अब अगर आप कहते हैं कि जी मैं डॉक्टर हूँ तो आपको एमबीबीएस किया होगा तो आप काउंट करेंगे, बल्कि आप नहीं करेंगे। चलो अगर आप कहते हैं मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, यू मे बी अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई एजुकेशन नहीं है देन वी डोंट एक्सेप्ट दैट। तो इसी तरह एजुकेशन, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको पहले ये देखना है, कंसल्ट करना है कि मैं क्या, मेरा एक्सपीरियंस मैच कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो मेरे पास क्या वे आउट है, उसमें वे आउट आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैं एक्चुअली काम इस पोजीशन में कर रहा हूँ, बट दिस इज माय बैकग्राउंड एंड दिस इज हाउ माय एजुकेशन इज यूजेबल इन दिस प्रोफेशन। लेकिन अमूमन ये कि लोगों की अवेयरनेस नहीं होती, तो बगैर एक्सप्लेनेशन नोट किए और बगैर इसकी चीज़ों को वजाहत के साथ एक्सप्लेन किए वो इसको फार करके बैठाते हैं, तो उबन इसमें प्रॉब्लम आता है। फिर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग से लोग थोड़ा घबराते हैं। हाँ। लेकिन व्हाट आई हैव नोटिस्ड आफ्टर मीटिंग सो मेनी पीपल कि इट्स जस्ट अ फियर। आपको जब आप टेस्ट में बैठोगे यू विल ओवरकम इट, तो लोगों को इससे भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, ट्राई टू मीट द रिक्वायरमेंट्स बाय देयर ओन। ओके जी, ठीक है। एक तो आपने एक बात की कि हमारे लोग टेस्ट से घबराते हैं, और एक आपने अर्ज किया कि लोग जो हैं वो लॉ वकील कर लिया जान छोड़ दी। और कौन सी मिस्टेक आपको नजर आई पाकिस्तानी में? बेसिकली प्रोसेस से अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि उन्हें ये प्रोसेस की अवेयरनेस दी भी नहीं जाती है। अमूमन जो घोस्ट एजेंट्स हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो घोस्ट एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, दे डोंट लेट यू नो द एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। वो दिल से कि जी हाँ जी बस ये आपका काम हो जाएगा, 2 महीने बाद आके आप ले जाइए। बिकॉज यू आर नॉट अवेयर, आपको पता नहीं है प्रोसेस क्या है, मेरी क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, मेरे बायोमेट्रिक्स मैंने कहीं देने हैं कि नहीं देने, मेरा पासपोर्ट वैलिड है या नहीं, या कितना वैलिड होना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन अब आप एक टेक्निकल लॉयर या कंसल्टेंट से मिलोगे, बैठोगे तो आपको वो बताएगा। और अदरवाइज आपको पता नहीं होगा तो यू मे बी हैव अ गिवन फाइल टू समवन फॉर 6 मंथ। व्हाट हो सकता है, अब एक छोटी सी बात है, मोस्ट पीपल डोंट नो दैट अगर आपका पासपोर्ट 6 मंथ से कम वैलिड है, यू कैन नॉट ट्रैवल, यू कैन एम्बेसी डजंट एक्सेप्ट दैट। अच्छा, अब लोगों को नहीं पता होता, वो बेचारे इसी चक्कर में अच्छा मुझे रिन्यू करने की जरूरत नहीं है, तो वैलिड है, मैं वहाँ जाके बनवा लूंगा, वहाँ जाएंगे तो बनवाएंगे, वो ट्रैवल ही नहीं करने देंगे उसके ऊपर आपको। तो ये टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो कि एक्सप्लेन करने चाहिए क्लाइंट्स को, लोगों को। और इसी सिलसिले में हमने 2 दिन पहले अभी इस्लामाबाद में भी एक सेमिनार मुनक्कद किया था, जिसमें यही हमारा एम था कि लोगों को पब्लिक अवेयरनेस दी जाए कि किस तरह आपने फ्रॉड से बचना है, किस तरह आपने अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना है। जैसे अब हमारा जो सिस्टम है वो टोटली डिजिटलाइज्ड है, so from very start, first day till the end of your application, हम सारे स्टेप everything happen on digital basis। आपको आपका एक लॉगिन होगा, एक हमारा लॉगिन होगा, तो क्लाइंट को सारी इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर मिलती है। वर्सेस आप किसी को ब्लैंक रखेंगे जी बस फाइल पड़ी हुई है तो चल रही है, आप 2 महीने बाद अपडेट ले, ऐसा नहीं है। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज रेवोल्यूशनाइज्ड। इस वक्त कितना है कनाडा, यूरोप साइड की अगर हम बात करें, अमेरिका जो उस तरफ जाना चाहते हैं, कितना प्रोसेस ड्यूरेशन आजकल कर सही तरीके से अगर it can be as less as 4 months and it can take as long as 2 years. Okay, fine. So that depends upon your profile। आपकी I mean, हर प्रोग्राम के लिए डिफरेंट है। मैं करूँ कुछ ऐसे प्रोग्राम है जिनमें 3 वीक में भी एप्लीकेशन डिसाइड होती है, लेकिन अब अगर एक कोई प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, कम्प्लेक्स है, तो उसमें 2 साल भी लग सकते हैं। सो दैट्स डिपेंड्स अपॉन प्रोफाइल। इमिग्रेशन इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज इन पाकिस्तान, देयर इज नो टाइम, नो रश। तो सब्र रखें। और शाहरुख साहब ने जो बात की तो बहुत ज़रूरत है, कहीं तो 3 हफ्ते में, नहीं तो फिर शायद टाइम 2 साल भी लग जाए। सर आखिर बस ये पूछना चाहूँगा कि हमारे बहुत से लोग कुछ नहीं कर रहे, वहाँ कहते हैं यार मैं चलो तो मुझे सब कुछ मिल रहा है, शाहरुख साहब भी मिल गए हैं और सारे रास्ते भी क्लियर हैं, लेकिन कन्फ्यूजन का शिकार है कि वहाँ जाके करूँगा क्या, जबकि यहाँ कुछ और काम की, तो वहाँ तो हर चीज़ उसूल पर है। ये बात लोगों के लिए क्या है जो यहाँ सोचते हैं कि यार वहाँ करूँगा क्या, देखिए ये बात होता है कि आपको अगर वहाँ पर जाना है तो कुछ ना कुछ शुरू में स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। बट कनाडा के बारे में मैं कह सकता हूँ कि इट्स अ बिग कंट्री, वहाँ पर पॉपुलेशन कम है
और अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। आपको काम कोई ना कोई मिल जाएगा, लेकिन अपने प्रोफेशन में आने के लिए आपको अपने स्किल सेट को डेवलप करना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड लोकल कंट्रीज कंडीशंस, उसके कस्टम्स, और वहाँ पे वर्क एथिक्स क्या है, दे फोकस मच ऑन वर्क एथिक्स। तो आपको सारी हैबिट्स डेवलप करके इवेंचुअली यू विल बी इन द सिस्टम। तो कोई ज़्यादा मसला नहीं है, बट ये कि आप यू नीड टू बी रेडी, कैन स्टार्ट, यू कैन फेस इट बट टफ सिचुएशन। पहले हम डिसाइड करें कि हमने करना क्या है, Yes, कदम exactly. ऐसे नहीं कि सारा कुछ हो गया उसके बाद जी, बोलेंगे हो मैं तो। जी। सर आखिर में जाते जाते हमारा टाइम बहुत शॉर्ट है, बहुत सारी बातें भी करनी है, और रमज़ान मुबारक का महीना भी है, और हर इंसान दुआ है कि अल्लाह ताला हर इंसान जो कनाडा के ख्वाहिशमंद है वो शाहरुख साहब से जो है वो शाह अब्बास साहब से रब्ता कर सकते हैं। सर राब्ते का तरीका एक तो आपने बताना है किस तरह, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, समथिंग लाइक इट। अब हमारे डिफरेंट चैनल्स हैं कॉन्टैक्ट के, आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है eastluxuryimmigration.com, एंड इस्लामाबाद या लाहौर में हमारे ऑफिस हैं। इस कराची में हमारा ऑफिस जो है वो बहादराबाद में है जी, और जो इस्लामाबाद में ऑफिस है हमारा वो गीका माल इस्लामाबाद में। सो एनीवन कैन विजिट दैम अदर प्लेसेस। बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख अब्बास साहब, आप तशरीफ़ फरमा हुए हमारे प्रोग्राम में, चार चांद लगाए जनाब लिए। और आज का प्रोग्राम जो है वो यहीं इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है, और आज के इस प्रोग्राम में हमारी पूरी टीम ने सिटी 21 की कोशिश की कि हम वो तमाम वो चीज़ें जो आपके निगाह से नहीं गुजरी तो हम वो सारा डिस्कस कर डालें, और वो जो सब चीज़ें जो आपके माइंड में थी कि आया कि फिर हमारे पास मौजूद थे हर्बलिस्ट हुमैरा साहिबा, उनसे भी, क्योंकि ज़ाहिर है अफ्तारी, सहरी, ये सब कुछ अब रमज़ान मुबारक का महीना है, बहुत ख़ास है, क्या क्या एहतियात करनी, क्या क्या नहीं करनी। और ना सिर्फ बल्कि शाहरुख साहब से जैसे मैं बात कर रहा था इमिग्रेशन के हवाले से क्या क्या गलतियां होती हैं वो भी हमने डिस्कस कर डाली, कि बिल्कुल आपको भी पता होना है और सब्र भी रखना है, और फिर टाइम का इंतज़ार करना है कि कब बारी आपकी आए। बाकी जनाब अली अपना रखें बहुत सारा ख्याल, और इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी मुलाकात। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।